ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पृष्ठ 53 पर अथवा 52 पर 14 जून का पंचांग निकालेंगे। जून पृष्ठ 51 है, ये 52 नहीं 51। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें दो शब्द विशेष हैं, तिथि क्षय और तिथि वृद्धि। नक्षत्र क्षय, नक्षत्र वृद्धि। तो ये जो पंचांग चुना गया है 14 जून का, और दूसरा है 29 मई का, वो हम इसके बाद चलेंगे उस पन्ने पे। अभी 14 जून का पृष्ठ 51। ये नक्षत्र तिथि क्षय और तिथि वृद्धि के भी उदाहरण हैं। 14 जून जो है क्षमा करें, 14 जून जो है ये 24 गते, सूची मास की 24 गते। एक महानुभाव ये बॉम्बे से आए हैं, इन्होंने जानना चाहा है कि गते क्या है। तो गते दिनांक शब्द का संस्कृत रूपांतरण है। ये गति शब्द से बना है। सुबह के सत्र में हमने आप लोगों को स्पष्ट किया था कि 4 गते का मतलब सूर्य को अपनी संक्रांति से गए हुए चौथा दिन हो रहा है। गति, गति शब्द से गते। और ये जो एकमात्र हिंदू राष्ट्र है नेपाल, वहां गते ही चलती हैं। और यही नहीं, हमारे उत्तराखंड में भी आम आदमी गते शब्द का ही प्रयोग करता है। गढ़वाली भाषा में मासिक तिथियों को गते से जानते हैं। आज कितने गते हैं? आपके बेटे की शादी कब, कितने गते की तय हुई? अरे अब उस गते को तो वहां ये काम होना है। आम भाषा गते की है। तो बहुत अच्छी बात आपने पूछी, और अच्छा है, आशा है आपको अब आ गया होगा गते। तो ये जो गते मैंने रखा है, पहले रखा है, अंग्रेजी तारीख से पहले रखा है। हमने आपको बताया कि हमारे इस पंचांग में आपको हर जगह भारतीयता, भारतीयकरण, वेदों की बात, उसको एक वरीयता दी गई है। तो 14 जून को गते हैं 24, यानी संक्रांति से निकले हुए सूर्य को 24वां दिन हो रहा है। ये अर्थ है इसका। हम सुबह भी बताया था कि हमारी गते जो हैं वो साइंटिफिक हैं, बिल्कुल वो सूर्य के मोशन पर हैं। तो 24 गते का हम पंचांग पढ़ रहे हैं। सबसे ऊपर शक 1938 वही का वही। उत्तरायण 21 जून को दक्षिणायन होता है। 14 जून 21 जून से पहले की तारीख है। 21 जून को उत्तरायण होता है। कब होता है इस विषय पर तो अभी अगला वक्तव्य होना है। जैसे सुबह विभू ने बताया था कि जब जनवरी फरवरी नहीं थी तो तब मकर संक्रांति कब होती थी, तो वो एक विषय है, वो अभी आएगा। उत्तरायण के बाद उत्तर गोल में, सूर्य उत्तर गोल में ही विराजमान है। सूची मास, ये ज्येष्ठ का महीना है, ग्रीष्म ऋतु है।
और विक्रम संवत 2073 है। 24 गते हैं, मंगलवार है, जून महीने की 14 तारीख है, 5:27 पर सूर्योदय है और 19:16 पे सूर्य अस्त है। अब यहां पर थोड़ा सा जरा 2 पंक्तियां और बढ़ा के बात करेंगे। ये 5:27 और 19:16 ये दिल्ली का सूर्योदय है, ये अजमेर का या बंबई का या लखनऊ कलकत्ता का नहीं है। तो इसके लिए एक परिवर्तनता सारणी दी गई है और उस परिवर्तन सारणी का उपयोग करते हुए आप सभी लोग अपनी अपनी जगह के लिए जहां के आप हैं वहां के सूर्योदय को जान सकते हैं, वहां के सूर्यास्त को जान सकते हैं, वहां के दिनमान को जान सकते हैं, रात्रिमान को जान सकते हैं। तो आप देखेंगे कि पृष्ठ, इस पेज को तो बनाए रखिएगा, इस पर उंगली रखिएगा, 51 पेज जो हम देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाह रहा हूं 33 नंबर पेज पर। 33 नंबर पेज पर यह लिखा है, दिल्ली के लग्नारंभ सूर्य उदय एवं अस्त समय से अन्य स्थानों के लिए समय परिवर्तन तालिका। अब इसमें सारे जो शहर हैं वो अंग्रेजी अल्फाबेटिकल में हैं। तो आप देखेंगे कि 1, 2, 3 और चौथा शहर आपका अजमेर है। दिख रहा है सबको? 33 नंबर पेज खोलिए, 33 नंबर ऊपर जो सारणी दी हुई है उसमें अजमेर चौथा है। अब आप देख रहे हैं कि हमारा जो 14 जून का 5:27 है, ये 5:27 मिथुनार्क के हैं, मिथुन में सूर्य के हैं, मिथुन संक्रांति के बाद के हैं। ज्योतिष में एक शब्द आपको अब इस सीढ़ी पे और दे रहे हैं। ज्योतिष में महीनों को अर्क के नाम से भी जाना जाता है, सूर्य के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए इन महीनों को सोलार मंथ, सौर मास भी बोला जाता है। और इनको बोलने की विधि कैसी है? मेषार्क, वैशाख का महीना मेषार्क, मिथुनार्क, ज्येष्ठ का महीना मिथुनार्क, मीनार्क, चैत का महीना मीनार्क। तो जिस राशि में अर्क सूर्य है उस राशि के नाम से भी महीनों को जाना जाता है। अब ये मैंने यहां पर क्यों खास तौर पर आपको कहा है? इसलिए कहा है कि ये जो करेक्शन दिया हुआ है ये सूर्य की उस राशि के हिसाब से है। आपको ये जानना बहुत जरूरी होगा कि जो सूर्य है ये मेषार्क है कि वृषार्क है कि मिथुनार्क है कि, तो इसकी विधि जानने की यह है कि 14 जून को सूर्य कौन सा अर्क है ये जानना है हमको। तो आप 14 जून के पीछे संक्रांति में चलिए, 14 जून से पीछे, क्योंकि 24, ये कम से कम 24 दिन पीछे होगी ये संक्रांति। 14 जून में 24 दिन तो लगभग 20 तारीख पिछले उसमें बैठेगी, करीबन 20 मई के आसपास। अब देखेंगे आप, उन्होंने उसमें भी है और ये इसे भी सीधे सीधे यहां भी आ जाएगा ना, 20 मई में संक्रांति दी हुई है। अब आप देखेंगे 20 मई पेज नंबर 47, पेज नंबर 47, बहुत अच्छा देख रहे हैं आप लोग। पेज नंबर 47 में 20 तारीख 30 गते के आगे लिखा है मिथुन संक्रांति। मिथुन संक्रांति, संक्रांति यानी संक्रमण से बना है ये संक्रांति शब्द, भूतकाल है संक्रमण का, संक्रमण हो चुका, ऐसा है संक्रांति का अर्थ। तो मिथुन में संक्रांति हो गई 20 तारीख मई को रात 20:10 पर। 20:10 से अब मिथुनार्क हो गया ये।
ठीक है, ये मिथुनार्क हो गया। अब 21 मई भी मिथुनार्क, 22 मई, और ये कंटिन्यू आपका लगातार मिथुनार्क, 14 जून को मिथुनार्क है। तो अब आप जो 33 नंबर पृष्ठ पे संशोधन देख रहे थे, इसमें आपको इस मिथुनार्क का फायदा मिला कि अब इसमें ऊपर से देखिए लिखा है मेषार्क, वृषार्क, मिथुनार्क। मिथुनार्क पे आकर के अजमेर के नीचे 15 लिखा है। बहुत सुंदर। हमारे विद्यार्थियों, बहुत खास तौर पर आप संज्ञान लीजिए, और मुझे उम्मीद है, आप, मुझे लग रहा है आप लोग बहुत अच्छे से वो कर रहे हैं। 15 लिखा है, और 15 के आगे धन भी नहीं लिखा है, ऋण भी नहीं लिखा है। तो जिस पे ऋण होगा वहां तो ऋण लिखा जाएगा। और देख रहे हैं आप कई जगह इसमें पेज में ऋण लिखा हुआ है, ऋण माइनस का चिन्ह डाला है। अगर जहां चिन्ह नहीं है तो वो कुछ भी नहीं लिखा है, तो उसका मतलब धन है। तो ये अजमेर में नीचे मिथुनार्क के आगे तो 6 है। हाँ, मिथुनार्क के आगे अजमेर के नीचे 15 है। 15 पेज नंबर 33 पे। ठीक है, दिख गया? दिख गया? हाँ हाँ, वो मैं क्लियर कर देता हूं। अब हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात आई है। अब यहां पर एक शंका हो रही है, मिथुनार्क मिथुनार्क 2 जगह लिखा हुआ है। तो देखिए, एक है मेष और एक है मेषार्क, और एक है धनुर्क और एक है मिथुनार्क। जब धनु में, धनु लग्न के संदर्भ से धनुर्क, मिथुनार्क, और मिथुन, जब मिथुन में, मिथुन लग्न का संदर्भ हो तब मिथुनार्क यहां का लिया जाएगा। मिथुन से जुड़ा मिथुनार्क यहां लिया जाएगा। तो 15 जोड़ेंगे आप सूर्योदय में, तो ये सूर्योदय आपका अजमेर का सूर्योदय हो जाएगा। ठीक है, अजमेर का सूर्योदय हो गया। चौदह जून में जो सूर्योदय 5:27 है, इसमें 15 मिनट जोड़ेंगे, 27 और 10 37 और 5 42, तो 5:42 पर अजमेर का सूर्योदय होगा। अब आगे देखिए, 10वीं तिथि, ये सूर्यास्त, चंद्रोदय, चंद्रास्त, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि। 10वीं तिथि के कॉलम में नीचे लिखा है डैश डैश, कुछ भी नहीं, टाइम नहीं भरा हुआ है। इसका मतलब आज की तारीख में न तो 10वीं जुड़ी है और न 10वीं खत्म हुई है। इसका यह भी मतलब हुआ कि 10वीं पीछे से चली आ रही है। अब आप इसके पिछले वाली तिथि को देखिए, 9वीं 28 59। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। 9वीं 28 59, इसका मतलब इससे पिछली तारीख में 13 तारीख के 28 59 को, अर्थात 24 तारीख के प्रातः 4:59 पर 9वीं खत्म हुई थी और 10वीं लगी थी। इसलिए वो 24 तारीख में नहीं दिखा रहा है, क्योंकि 24 तारीख का सूर्योदय से लेके और 25 तारीख के सूर्योदय तक 10वीं आई ही नहीं और न गई, कंटिन्यू चल रही, लगातार चल रही है। जो तिथि सूर्योदय से पहले शुरू हो जाए, बहुत गौर से सुनिए इस वाक्य को, जो तिथि सूर्योदय से पहले शुरू हुई हो और अगले सूर्योदय के भी बाद तक गई हो, उस तिथि को तिथि वृद्धि नाम से जाना जाता है। उस तिथि को क्या कहते हैं? ठीक है, ठीक है। तिथि के बारे में सूर्योदय व्यापिनी तिथि की सत्ता मानी जाती है।
अब ये नवमी शुरू हो गई, खत्म हो गई 24 तारीख के सूर्योदय से पहले, दशमी लग गई और दशमी का दिन पूरा निकल गया। अगले दिन दशमी गई 7:29 तक, नीचे का कॉलम देखें, उसके नीचे का कॉलम, 7:29 तक गई अगले दिन। और 7:29 से पहले 5:27 पे सूर्योदय हो गया 15 तारीख का, 15 जून का। तो स्पष्ट हो गया कि सूर्योदय से पहले शुरू हुई और सूर्योदय के बाद तक गई। ऐसी तिथि को, जो तिथि सूर्योदय से पहले शुरू हो जाए और जो तिथि सूर्योदय के बाद तक रहे, उसको तिथि वृद्धि कहते हैं। और उस दिन जो है वही तिथि, उसी की, उस दिन भी और अगले दिन भी उसी का उच्चारण होगा संकल्प में। अब आप इसी प्रकरण में एक दिन पहले 29 मई पे आ जाइए। 29 मई यानी पेज नंबर 49। पेज नंबर 49 पर आप आइएगा। 29 मई यानी 8 गते। अब पुनः पुनः दोहराने की जरूरत धीरे धीरे घटती चली जाएगी। 8 गते का मतलब 8वां दिन सूर्य का, नई संक्रांति में, मई की संक्रांति। 20 मई को मिथुन संक्रांति हुई थी, अब ये 20 मई से पहले की डेट है, तो ये वृषार्क की संक्रांति है। इसको क्या बोलेंगे हम? वृषार्क। वृषभ राशि में अर्क गए हुए हैं। तो 8 गते रविवार 29 मई को 5:28 पर सूर्योदय हुआ और सप्तमी तिथि 6:20 तक गई। देखिए, 5:28 के बाद सप्तमी तिथि 6:20 तक गई, अर्थात सप्तमी के दिन 29 तारीख को सप्तमी की सत्ता थी सूर्योदय पर। अब क्या हुआ कि 6:20 पर ही वो तो सुबेरा हुआ और 6:20 पे सप्तमी गई। अब लग गई अष्टमी। ये अष्टमी लगी और अगले दिन का सूर्योदय था 5:28 पर। उससे पहले ही रात को 28:55 पर, सीधे त्योहार के कॉलम में जाके देखें आप, इसी लाइन पे त्योहार के कॉलम पे देखें, 6 तिथि अष्टमी 28:55 दिख गई। इसी पेज नंबर 49 की बात कर रहा हूं और 29 मई की बात कर रहा हूं। 29 वाली लाइन को आखिर में देखिए, लिखा है 6 तिथि अष्टमी 28:55। अब आप देख रहे हैं कि 6:20 पर सूर्योदय के बाद सप्तमी थी, अष्टमी तो थी नहीं, तो सप्तमी की संज्ञा हुई। अष्टमी सूर्योदय के बाद हुई और वो अगले सूर्योदय से पहले ही खत्म हो गई। तो अष्टमी की गिनती अब न पहले दिन हुई और न बाद के दिन हुई। इस तिथि को लोप तिथि बोलते हैं इधर राजस्थान वगैरह में, और 6 तिथि बोलते हैं आम जगहों में। ये लुप्त तिथि हो गई। ठीक है, लुप्त नक्षत्र, लुप्त मास भी होता है, लुप्त मास, उस पर आगे बात करेंगे। सब चीजें आएंगी क्रम से आपको। तो ये पंचांग पढ़ने भर का विषय था, पर इसमें ये तिथि और इस बहाने मुझे आपको स्पष्ट करने जरूरी थे। अब जरा एक बार आप संकल्प पढ़ लीजिए। किसी भी तिथि का संकल्प आप 24 मई का पढ़ लीजिए। आप 24 मई का बना लेते हैं संकल्प। 24 मई प्रश्न 51 वाला, नहीं 24 वो था, 24 मई नहीं था, 14 जून था। 14 जून का देख लीजिए 51। तो यहां पर हम बोलेंगे
ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरार्धे वैवस्वते मन्वंतरे अष्टाविंशति तमे, पंचांग में देखते जाइए, हाँ, अष्टाविंशति तमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे। अब ये एको वृंदा ये जो है ये युगादि उसकी हैं, सृष्टियादि तिथि हैं, ये पंचांग के बाहर लिखी हुई हैं, सृष्टि संबद्ध गणना की, उनको बोला जाता है। ये पौराणिक लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन हम ये परिपाटी बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे महर्षि जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में। किसी को भी पंचांग लेना हो वो ले लीजिए, अगर लेना खरीदना नहीं भी हो तब भी ले लीजिए, जब देख लेंगे उसके बाद दे दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। और आप बिल्कुल ले लीजिए, पर जरा जल्दी उठ लीजिए, फिर मैं जिनको लेना है वो जल्दी ले लीजिए, फिर मैं आगे वो करता हूं। ये दे दी, उनको दे दीजिए, जिनको लेना हो वो 100 रुपया दे दीजिए, नहीं लेना हो तो बाद में पंचांग रोज उठा लीजिए और रख दीजिए। एक सूचना है, स्पीकर पे जिन्होंने अपने मोबाइल रखे हैं रिकॉर्डिंग के लिए वो कृपया हटा लें और बंद कर लें, उससे खटखट आवाज आ रही है। स्पीकर के ऊपर जिन्होंने मोबाइल रखे हैं रिकॉर्डिंग के लिए वो वहां से हटा लें। आपको यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है वो आपको बाद में मिल जाएगी, उससे इसमें खटखट आवाज आती है रिकॉर्डिंग के अंदर। कहाँ रखा हुआ है? अभी भी है? हाँ। आइए, ठीक है, हो गई। अब हम शुरू हो रहे हैं। अब हमारे साथ संकल्प बोलिए। संकल्प बोल रहे हैं हम 14 जून का। बोलिए ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीय अपरार्धे वैवस्वते मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे एको वृंदः सप्तनवतिकोट्यः एकोनत्रिंशत् लक्षाणि एकोनपञ्चाशत् सहस्राणि शतम् अष्टदशतमे सृष्ट्यब्दे त्रिसप्त्युत्तर द्विसहस्रतमे वैक्रमाब्दे साधारण नाम संवत्सरे अस्मिन उत्तरायणे, अब ये उत्तरायण में है 24 जून, उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतो मासानाम मासोत्तमे शुचि मासांतर्गते आषाढ़ शुक्ल दशम्याम तिथो उत्तरा फाल्गुन युक्त भौमवासरे आर्यावर्तैक देशांतर्गते अजमेर नाम स्थाने। अब अपना शुभ नाम अहम या अपना गोत्र और लगा करके बोल लीजिए, अभ्यास करिए। गोत्रोत्पन्न अहम अपना नाम लेकर के, और अद्य ज्योतिर्विज्ञानस्य पाठम पठिष्ये, पाठ पढ़ रहा हूं, यज्ञ कर रहा हूं, कोई भी काम आप संकल्प से कर सकते हैं। मैं आपको यह निवेदन करना चाह रहा था कि हमारे महर्षि ने एक बहुत बड़ी बात कही है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में, और मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन आपको सिर्फ इशारा भर कर रहा हूं। और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका खोल करके वेदोत्पत्ति विषय में देख लेना, सब लोग देख लेना जरूर करके। वहां महर्षि जी ने बड़े फक्र से कहा है कि हम आर्य लोग नित्य प्रति इस काल गणना को करते हुए याद करते हुए इस युग गणना को अद्यतन किए हुए, अद्यतन शब्द लिखा है महर्षि जी ने उसमें, अपडेटेड करे हैं। अब महर्षि जी ने 3 बातें ऐसी लिखी हैं जिसमें कि मैं वो जरा थोड़ा विषयांतर हो जाएगा, मैं उससे अभी नहीं जाना चाह रहा, लेकिन 3 बातें समय बचेगा मुझे याद दिला दीजिएगा। बड़ी कमाल की बात कही है, और आर्यों के लिए अगर इन 3 बातों पर आर्य नहीं चलते हैं तो मैं नहीं समझता हूं कि वो सही काम कर रहे।
तो प्रत्येक का फर्ज है कि विधि विधान पूर्वक वो जो है संकल्प का पाठ करें और उसको ठीक ढंग से स्मरण करिए, उससे आपकी पहचान। तो ये था पेज नंबर। अब आप आइए आज के प्रश्न पर, क्योंकि यहां मैंने एक और व्यक्ति का उत्तर देना है, इसलिए मैं अभी इस पर और थोड़ा समय ले रहा हूं। पेज नंबर 53 पर पेज नंबर 53, आज की तारीख 4 गते, और इस 4 गते में ग्रह आपको हमने सुबह जैसे पढ़ाए हैं, एक बार और पढ़ लेंगे हम लोग, और फिर उस उत्तर पर आ रहा हूं मैं कि 4 गते में सूर्य कहां है? 93 अंश 52 कला और 15 विकला पर है। यह सुबह 5:30 की बात है। इसको 2 शब्दों से जाना जाता है। इसको ग्रह स्पष्ट कहते हैं या भोगांश कहते हैं। जो मैं कह रहा हूं वो क्या है? सूर्य का भोगांश है, सूर्य का ग्रह स्पष्ट है। यानी स्पष्ट तौर पर बताइए कि सूर्य आज कहां पर है, तो हमने बता दिया 93 अंश 52 कला 15 विकला पर है। ये सूर्य का स्पष्ट हमने बता दिया। ये हमने जो बताया ये भोगांश बताया। मैं बार बार शब्दों को इसलिए बोल रहा हूं कि आपकी भी जुबान पे वो ऐसे चढ़ जाए और आपको कहीं भी असुविधा ना हो। कोई भी आदमी आपसे कहीं पर बात करता है ज्योतिष के संदर्भ में, तो टर्मिनोलॉजी का एक बड़ा भारी असर पड़ता है, और आपको अगर उनके जो शब्दावली है वो याद है, पता है, तो आपको कतई असुविधा नहीं होगी, अपरिचय का कोई क्षण ही नहीं बनेगा। तो चंद्रमा देखिए, चंद्रमा कहां है? 328 अंश 35 कला 6 विकला पर। 328 अंश, 328 अंश का मतलब हुआ कुंभ राशि के 28 अंश पर 330 दशम की 300। और इन्हीं चीजों को हम अब आपको कुंडली के रूप में बता रहे हैं। लोगों को बड़ा भय, एक विद्यार्थी हैं, उन्होंने बड़े अच्छे से पूछा मुझे कि आचार्य जी क्या हमको ये कुंडली समझना आ जाएगा? कुंडली क्या, कैसे होती, क्या होती है ये? तो मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि ये तो मैं आया ही हूं ये समझाने के लिए। कुंडली कोई ढोंग नहीं है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं। बहुत सारे लोग कुंडली को देखते हैं, वो सोचते हैं ये पौराणिक कुछ नहीं है। कुंडली एक विशुद्ध ज्योमेट्रिकल मैप है आसमान का। कुंडली क्या है? खगोलीकी का एक नक्शा है। आज आपके जो खगोलविद हैं ये इसी का लाभ उठा रहे हैं। इसकी जानकारी के हुए बगैर मनुष्य चंद्रमा में उतर नहीं सकता। एक भी आप ग्रह उपग्रह छोड़ नहीं सकते जब तक आपको इसकी जानकारी नहीं होगी। कहां कहां कौन ग्रह किस अवस्थिति में है, कैसे आपको रास्ता मिलेगा आपके रॉकेट को, यान को कैसे कैसे जाने का, ये सब इसी से है। अंतर क्या है कि जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये है सही, और जो पौराणिकों के पंचांगों में वो है गलत। और इस चीज को जान लेना आपके लिए एक उपलब्धि से कम नहीं होगा। अब चूंकि वो गलत कुंडली बनाते हैं और उससे फिर फलित बनाते हैं, तो बहुत साफ हो गया कि गलत कुंडली से फलित के सही होने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो देखिए, अभी देखिए, आप 53 पर आ जाइए। 53 पर अभी हम इस समय कितने बजकर कितने मिनट पर बात कर रहे हैं? 14:32 पर बात कर रहे हैं हम। इस समय 2:32 हो रहे हैं। तो आप अपनी आज की कुंडली में, आज के उसमें आइए पंचांग में, जून 25 तारीख 4 गते, पेज नंबर 53 पर 4 गते में देखिए 14:23 पर वृश्चिक लग्न शुरू हुआ है। बहुत गौर से देखिए और बहुत अच्छे से समझिए। नहीं समझा है तो दोबारा से हम बोलेंगे। वैसे इन विषयों पर हमारी अभी बाद में भी चर्चा होनी है। आपको घबराने की, आपको विषय को गंभीर संकटग्रस्त वाला ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि वो क्या पता नहीं, बाप रे बाप इतनी बड़ी बात, बिल्कुल नहीं। कुछ नहीं है, कोई बड़ा नॉलेज नहीं है इसमें। तो जो ये 14:23 पे आप देख रहे हैं वृश्चिक लग्न क्या हुआ, शुरू हुआ।
लेकिन ये वृश्चिक लग्न शुरू सही है या नहीं है, इसके लिए फिर वो पेज नंबर 33 पे देखना पड़ेगा कि वृश्चिक लग्न अजमेर, क्योंकि हम तो अजमेर में है ना इस समय, ये तो दिल्ली का लग्न है। ये दिल्ली का लग्न है, दिल्ली का लग्न, वृश्चिक लग्न सबसे किनारे में जहां लग्न ही लग्न दिए हैं, वो धनवार को नारकन छोड़ दीजिए, वृश्चिक लग्न, वृश्चिक लग्न में अजमेर के लिए 8 मिनट जोड़ने हैं, तो 14:23 पर वृश्चिक लग्न शुरू हुआ दिल्ली के लिए। अब आपके लिए 8 मिनट जुड़ जाएंगे तो 31 मिनट हुआ, तो अब 14:34 हो रहे हैं, तो इस समय आप वृश्चिक लग्न में बात कर रहे हैं। हमारा वृश्चिक लग्न, कुंडली बनाइए और वृश्चिक लग्न लिख दीजिए, कुंडली बनेगी। ये कुंडली जो है ये भी क्या है, देखिए एक वृत्त बनाओ 360 अंश का, 360 अंश का वृत्त बनाओ। इस वृत्त को 360 को इन चौकोर खानों के रूप में व्यक्त किया गया है, और इस 360 को 12 भागों में बांट करके आप 360 अंशों को बना देते हैं, तो 30 अंश का एक भाग बनता है। बनाइए 12 भाग बनाइए, एक भाग 30 अंश का हो गया। अब देखिए ये जो चक्र है जो इन्होंने बनाया है, ये चक्र ऐसे चल रहा है, पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है, तो ये जो चक्र है इसकी गिनती इधर की तरफ खिसक रही है। ग्रह जो हैं वो पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं। अरे भाई हमारी जो ट्रेन है, हम ट्रेन में बैठे अजमेर आ रहे हैं, हम तो जा रहे हैं अजमेर की तरफ, लेकिन पेड़ पौधे कहां जा रहे हैं, दिल्ली की तरफ। ठीक है, समझ में आने वाली बात है कि नहीं है? चूंकि हम पृथ्वी में हैं, और ये जो लग्न है, ये लग्न क्या होता है कि क्षितिज पर जो दिख रहा स्थान है, जिस भी जगह पर हमें वहां के क्षितिज में उस समय ये लग्न, ये क्रांति वृत्त का ये वाला हिस्सा चल रहा है इस समय, लग्न का मतलब हुआ लगति, क्रांति वृत्तस्य यो प्रदेशः क्षितिज वृत्तम लगति। क्षितिज वृत्त को क्रांति वृत्त का जो हिस्सा लगता है वो लग्न हो गया। बहुत अच्छा, समझ में आ रही है? आपके भावों से मुझे लग रहा है कि आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं। तो ये जो 30 अंश गोल में दिखाना था, उसको हमने पढ़ने की दृष्टि से, असेसमेंट की दृष्टि से, ये कई तरह से बनता है। ये दक्षिण भारत में अलग तरीके से बनता है, कलकत्ता वालों के यहां वेस्ट बंगाल में अलग ढंग से बनता है, और जो एस्ट्रोनॉमी वाले हैं वो अलग ढंग से बनाते हैं। एस्ट्रोनॉमी वालों का बड़ा टेक्निकल तरीका होता है, वो मैं आपको न बताने की बात है और न बताऊंगा, वो उसमें कंफ्यूजन है, वो तो वो साइंटिस्टों का तरीका है, पर उसका बेस सेंस यही है बिल्कुल। तो आपने वृश्चिक 8 का अंक लग्न में लिख दिया। अब आपने 4 गते में बाईं तरफ पेज नंबर 52 में आपने सूर्य को 93 अंश में देखा। 93 अंश का क्या मतलब हुआ, सूर्य कर्क में चला गया, तो कर्क माने चौथा अंक, चौथे अंक पे सूर्य लिख दो। और इस कुंडली का भय दिखाते हैं, मैंने देखा है, मैं जब छोटा था तो हमारे गांव में एक पंडित जी आते थे, तो उनसे चर्चा होती थी, तो वो डराते थे बहुत, ओ लगन निकालना इष्टकाल तो बहुत बड़ी बात होती है बेटा, तो बहुत बुढ़ा हो जाता है आदमी तब जाके कहीं समझ में आता है इष्टकाल। 2 मिनट का काम नहीं है जानना इष्टकाल, अभी आऊंगा इसको दोबारा बता दीजिए ये कैसे बनाया है। हाँ, मैं ये कुंडली दोबारा कौन सा पॉइंट, ये जो 8 संख्या ली आपने और यही क्यों लिखी? हाँ, ये 360 अंश का पूरा सर्किल होता है। उस सर्किल को 12 भागों में बांटा जाता है, तो एक भाग एक राशि कहलाती है। उस राशि को अगर हम वृत्तीय तरीके से हैं, कैसे बनाया आपने, दोनों बना लिए ना, वृत्ति बना लिया, वो बना लिया। तो माइक लो, माइक से लो, क्योंकि वो मुझे दिख नहीं रहा, तो हो सकता है कोई और ये वृत्त है जिसमें ये मैंने पूर्व दिशा दिखाई और ये पश्चिम दिशा दिखाई।
यानी एक वृत्त, एक सर्कल है जो पूर्व से हमारे सिर के ऊपर से होते हुए पश्चिम दिशा को और उससे फिर नीचे को, ये पूरा एक सर्कल हमने बनाया। इस सर्कल पर हम सारे ग्रहों को, इस वृत्त पर सारे ग्रहों को दिखा रहे हैं। लग्न वो है जो पूर्व दिशा पर बिल्कुल क्षितिज पर स्थित बिंदु है। पूर्व दिशा में क्षितिज पर जो बिंदु है, जो हमने लग्न निकाला वो है। तो हमारा लग्न आया वृश्चिक। वृश्चिक राशि जो है वो इस समय पूर्व दिशा में क्षितिज पर, हॉरिजॉन्टल पर उपस्थित है। तो वृश्चिक यहाँ आई, तो वृश्चिक से फिर ऊपर धनु, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इस तरह से ये राशियां एक के बाद एक क्रम में। हमने समय तो देखा था अभी 2:24 या 30-32 मिनट था जी। तो इसका सूर्योदय से, सुबह से क्या संबंध है? सुबह से ये संबंध है कि सुबह के समय अगर हमने लग्न देखा होता तो सुबह लग्न होता कर्क। इस समय सूर्य कर्क राशि में है, 93 अंश पर है ना, सूर्य कर्क राशि में है। सूर्योदय के समय सूर्य स्पष्ट और लग्न दोनों एक ही होते हैं, क्योंकि सूर्य लग्न के क्षितिज, जो भी वृत्त का जो हिस्सा पूर्वी क्षितिज पर स्थित है उसी को हम लग्न कहते हैं। सूर्योदय के समय सूर्य भी वहीं पर होता है, क्षितिज पर ही होता है, तो जो सूर्य जो है वही ही लग्न भी है। सूर्योदय के समय लग्न होता कर्क। अब जैसे जैसे प्रत्येक 2 घंटे में, लगभग 2 घंटे में एक एक राशि ऊपर को निकलती रहती है। तो जैसे जैसे ये ऊपर को निकलती रहती है वैसे वैसे कर्क निकला, कर्क के बाद सिंह निकली, सिंह के बाद, तो ये ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा। ये कर्क जो है ऐसे चलता 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 पूरा एक चक्कर पूरा करेगा और अगले दिन कर्क के 4 अंश पे पुनः हम इस विषय को अभी और गंभीरता से लेके आपको बहुत स्पष्ट कर देंगे। इस पर तो मैंने अभी आपको एक चीज बतानी है, वो अगले दिन के लेसन में है आपके। इस कुंडली से यहाँ बैठे बैठे आपको पता लग जाएगा कौन ग्रह इस समय कहाँ पर है और किधर कैसे मुड़ रही है, सब अभी आती है इसमें। अभी हम ये सब समझाना है मैंने आपको। अभी हम बेसिकली अभी आप सिर्फ कुंडली का बनना, वो कुंडली का बनना स्पष्ट नहीं हुआ कि ये कैसे आपने किया, वही मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। उसी चीज को थोड़ा सा हम अच्छा एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। हमने एक वृत्त बनाई, जो कुंडली है ये दरअसल में, आवाज जरा कम जा रही है पीछे से। ये जो कुंडली है, कुंडली दरअसल में अंतरिक्ष का नक्शा भर है। नक्शा कैसे बनता है कि ये पूर्व दिशा है, पूर्व से खमध्य हुआ, शिरोदय जहाँ शीर हमारा सिर के ऊपर है। इसके बाद ये पश्चिम दिशा हुई, पश्चिम के बाद ये सीधे नीचे का बिंदु है जो धरती से नीचे की तरफ है, बैक साइड में है, जहां इस समय रात है वहां है, और वहां से ये ऊपर फिर पूर्व की तरफ। ये पूरा एक वृत्त है जिसमें ये राशियां परिभ्रमण कब घूम रही हैं। अभी मैं आता हूं इस पॉइंट पर, 1 मिनट विभू। इनको ना अभी 8 का अंक पूरब और 2 का अंक पश्चिम और ये जो मध्याह्न और ये अपराह्न, ऐसा करके वो, हाँ अच्छा। इस समय अगर हमारे वृश्चिक राशि यहाँ पर है पूर्वी क्षितिज पर, तो वृश्चिक राशि पश्चिम में इस समय वृषभ राशि है, ठीक, छठी राशि पश्चिम में है। पश्चिम में आएगी, एक एक करके आते जाएंगे। वृश्चिक के बाद हमारी धनु राशि इसके बाद उदित होने वाली है, उसके बाद हमारी धनु मकर राशि उदित होने वाली है। ये जो राशियों का क्रम है, मतलब ये ऐसे करके राशियां उदय, पृथ्वी ऐसे घूम रही है, पश्चिम से पूरब की तरफ को पृथ्वी घूम रही है, तो राशियां हमको पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमती हुई दिखती हैं। इस समय पूर्व में वृश्चिक राशि है, जब धरती ऐसे घूम जाएगी तो 9वीं राशि ऊपर आएगी। ये राशियों का चक्र ऐसे घूम रहा है। 2 घंटे बाद ये 9वीं राशि लग्न पर आ जाएगी, उसके 2 घंटे बाद ये 10वीं राशि लग्न पर आ जाएगी। ये सर्कल ऐसे ही घूमता रहेगा। तो अगर ये यहां पर इस समय वृश्चिक राशि है, तो यहां पर 7वीं राशि है, यहां पर छठी राशि है, यहां पर सिंह है, ये कर्क, ये मिथुन और ये वृषभ। जिस समय पूर्वी क्षितिज पर वृश्चिक राशि है, इससे छठी राशि वृषभ राशि इस समय पश्चिम स्थान पर है, जहां सूर्य अस्त होता है, जहां पश्चिम स्थान है। अगर कोई ग्रह इस समय वृषभ राशि में होता तो वो 7वें घर में दिखाया जाता, वो वहीं दिखाया जाता। इसी तरह से तो इस पूरे इस वृत्त में जैसे ये बिंदु है, ये खमध्य का, ये जो बिंदु है जो खमध्य को दिखाता है, यही बिंदु जब कुंडली में हम इसको दिखाते हैं तो दरअसल ये जो पहला घर है ये दिखाता है हमारा पूर्व दिशा को, ये वाला जो घर है ये दिखाता है पश्चिम दिशा को। ये हमने 12 हिस्से जो करे हैं, इसमें ये पहला है, ये पहला दिखाता है पूर्व दिशा को, ये पश्चिम दिशा को। इसी तरह से ये खमध्य को दिखाता है जो हमारे सिर के ठीक ऊपर स्थित है। ऊपर, हमारे सिर के ऊपर।
अगर कोई सर्किल, ग्रह उस घर में है तो समझ लीजिए कि वो ठीक हमारे ऊपर है इस समय। ये वृत्त को जब कुंडली चौकोर रूप में दिखाते हैं तो ये ऐसे चल रहा है, ये पूरब है, ये ठीक सिर के ऊपर है, ये पश्चिम हो गया, ये सिर के नीचे हो गया, ये अगला सिर सूर्योदय हो गया। इस क्रम में ये इस वृत्त को इस क्रम में दिखाया जाता है, ये कुंडली में चौकोर रूप में। जैसे हमारा सूर्य अभी हमने देखा कि 93 अंश पर है, 93 अंश यानी कि कर्क राशि में है। कर्क राशि का मतलब ये यहां पर तो यहां पर आता है कर्क राशि में, यहां हम इसको दिखाएंगे। कुंडली में हम इसको यहां दिखाएंगे जहां ये कर्क राशि में। चंद्रमा यहां को 11 में दिखाइए, चंद्रमा 11 में है, कुंभ में, और बुध है 83 अंश पे, बुध भी तो चंद्रमा यहां दिखाएंगे, मिथुन में आ जाएगा, बुध मिथुन में, बुध मिथुन में, दोनों कुंडलियों में दिखाओ, गोल वाली में भी और चौकोर वाली में भी। बुध मिथुन में। अब शुक्र का भोगांश है 101 अंश, वहीं से बोल रहा हूं मैं पंचांग से, 52 नंबर पेज से। 101 अंश, 30 3 90, 4 कर्क में। और मंगल 233 अंश पे, 8 3 24 वृश्चिक राशि में। और बृहस्पति मंगल और बृहस्पति 166 अंश पे कन्या में। आप लोग बिल्कुल भी ज्यादा वो ना समझें, ये विषय तो अभी हम 2-3 दिन और आएगा आपको, ये चीजें ऐसी हो जाएंगी कि आपको कंसंट्रेट होना ही नहीं पड़ेगा, इतना इजी कर दूंगा मैं आपको इन चीजों को। बृहस्पति एक शनि और बता दीजिए। शनि। और शुक्र आया 251 अंश पे, 8 3 24 धनु पे। शुक्र धनु में, शनि 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 शनि, हाँ भाई। शुक्र तो 166 पे, वो शुक्र कहाँ है? शुक्र हो गया कर्क। अच्छा शुक्र हो गया कन्या, हाँ। और राहु 165 पे, 30 5 106 कन्या पे। अब जैसे हम यूपी का नक्शा बनाएं और उसमें लखनऊ को दिखा दें और आपको बोलेंगे ये लखनऊ है, तो जैसे वो गलत नहीं है ऐसे ये भी नहीं है गलत। ये सही ऐसे में है कि अगर हमने यहां दिखाया सूर्य को यहां पर है, अब आप इस कुंडली में ये जानते हैं कि ये पूर्व दिशा है, ये खमध्य है, ये पश्चिम है, तो हम ये जानते हैं कि इस यहां पर सूर्य को दिखाने का मतलब है कि सूर्य पूर्व से उदित हुआ, हमारे खमध्य पर गया और इस खमध्य से भी 30 डिग्री इधर है, यानी मध्याह्न से थोड़ा सा इधर है। ये कुंडली इस सूर्य का वास्तविक नक्शा है, मैप है, क्योंकि सूर्य को आप बाहर देखेंगे अगर बाहर जाकर के तो हमारे ठीक सर से 30 डिग्री के दायरे में ही दिखाई देगा। अगर ये यहाँ होता 5वें घर में तो ये थोड़ा और नीचे होता, अगर ये बिल्कुल यहाँ आता दूसरी वृषभ राशि में तो इस समय ये अस्त हो रहा होता। इस तरह से हम ये जान सकते हैं कि आज इस समय शुक्र हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि शुक्र जो है सूर्य के साथ साथ ही चल रहा है। शुक्र और सूर्य दोनों साथ साथ है, बृहस्पति भी यहीं पास है, बृहस्पति आज दिखाई नहीं देगा। चंद्रमा इस समय ठीक यानी हमसे ठीक विपरीत दिशा में पृथ्वी पर जहां पर है वहां चंद्रमा इस समय उस समय ठीक उनके सिर के ऊपर होगा, हमारे लिए इस समय बिल्कुल सिर के नीचे है चंद्रमा। तो ये था कुंडली का एक सामान्य परिचय। इस विषय पर अभी कल भी और परसों भी बात होनी है। और अब हम आ रहे हैं पंचांग बिंदु पर पंचांग बिंदु से पहले 2 विषय आपको विभू ने स्पष्ट करने हैं, एक त्रिकोणमिति का है और एक ज्योमेट्री का है। थोड़ा आप 20 मिनट आप इसको लेकर के और फिर मैं आपको पंचांग पे ला रहा हूं। बहुत ही इंटरेस्टेड विषय है और इस पंचांग के 3 अंग आपको आज क्लियर करने हैं। बस इतना निवेदन जरूर करूंगा कि आप विषय को जटिल मानकर अपने दिमाग में वो न कर लीजिए। बार बार बोल रहा हूं मैं, बस आप हमारे साथ अपने भावों को जोड़ करके और समझने की क्षमता हमको जोड़ के रखे आप, बस बिल्कुल प्रसन्नता से, कतई प्रसन्नता से। बहुत सामान्य सी त्रिकोणमिति की जानकारी परिचय के रूप में मैं आपको देना चाह रहा हूं। 20 मिनट और करके जो आप मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, थोड़ा बहुत गणित और त्रिकोणमिति तो आप जानते ही होंगे। बेसिक परिभाषा होती है एक बिंदु की, बिंदु मात्र सिर्फ इतने को ही एक बिंदु बोलते हैं, मतलब ये तो सामान्य कंसेप्शन वाली बातें समझ में भी आ जाएगी। और एक चीज होती है रेखा, जो 2 बिंदुओं को जोड़ती हो, लेकिन 2 बिंदुओं को जोड़ने वाली
ऐसी रेखा भी होती है, ऐसी भी होती है, ऐसी रेखा भी होती है। दो बिंदुओं को जोड़ने वाली जो सबसे छोटी रेखा हो उसी को सीधी रेखा बोलते हैं। सीधी रेखा का मतलब सिर्फ यही नहीं होता, ये भी सीधी रेखा हो सकती है अगर वो इन दो बिंदुओं को बीच में जोड़ने वाली सबसे छोटी रेखा है तो। रेखाओं से वृत्त, चौकोर, रेक्टेंगल्स, रोम्बस, ऐसी बहुत सारी आकृतियां बनती हैं जिनके अलग अलग ज्यामितीय या आकार प्रकार होते हैं और उनकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। हम बात करना चाहेंगे थोड़ी सी त्रिकोणमिति में। ये जो होता है जिसको हम बोलते हैं ट्राइंगल या त्रिकोण। त्रिकोण का हमारे ज्योतिष में, इस ज्योतिषीय गणनाओं में त्रिकोण के आधार पर जितनी चीजें निकलती हैं उन सबका इस्तेमाल बहुत होता है। आप में से जो लोग गहरे से अभिरुचि लेंगे आगे चल करके ज्योतिष गणनाओं में, और मैं आपको बता दूं जो भी ऐसे व्यक्ति होंगे मैं उनके साथ हूं, उनको हम बहुत कुछ देंगे। तो अगर आप ये ट्रिग्नोमेट्री से अगर निकालेंगे तथ्यों को तो बहुत आसान हो जाए, बहुत आसान हो जाएगा। आप इसे समझेंगे, आगे चलकर इस पर समय दीजिए। ज्योतिष गणनाएं आपके लिए हवाई हो जाएंगी, हवाई। तो ज्योतिष में जिन त्रिकोणमितीय शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं वो हैं जैसे कि ज्या, कोज्या, कोज्या, स्पर्शजा और कोटि स्पर्शजा। ये कुछ सामान्य शब्द हैं जो हम ज्योतिषीय गणनाओं में इस्तेमाल करते हैं और इनके मायने क्या होते हैं, प्राचीन गणित में इनको कैसे निकालते थे और कैसे समझते थे और आज हम इनको कैसे जानते और समझते हैं। पहली चीज तो यही समझ लीजिए कि अंग्रेजी में जिसे हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं ये दरअसल में त्रिकोणमिति का ही अंग्रेजी अपभ्रंश है। त्रिकोणमिति, त्रिकोण से ट्रिग्नो और मेट्री जो बना है वो मिति से ही बना हुआ शब्द है। क्योंकि ये गणित मूल रूप से ज्यामिति, और ऐसी ज्यामिति भी है जिसको हम हिंदी में ज्यामिति या संस्कृत में जिसको ज्यामिति बोलते हैं, इसी को अंग्रेजी में जियोमेट्री बोलते हैं। ज्या से बना है जियो और मीट्री का हो गया, मिति का बन गया मीट्री। तो त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री और ज्यामिति, जियोमेट्री, ये दोनों विषय हिंदी संस्कृत से ही निकले हुए शब्दों के नाम भी। ये एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कहते हैं किसी भी त्रिभुज के तीन तो आर्म्स होती हैं, तीन तो इसकी बाहें होती हैं और तीन ही इसके कोण भी होते हैं, इसीलिए इसे त्रिकोण भी बोलते हैं क्योंकि इसमें तीन कोण हैं। इन तीन कोणों और इन तीन आर्म्स या भुजाओं में आपस में गणितीय संबंध है, जिन गणितीय संबंधों के बारे में पूरी ट्रिग्नोमेट्री में अध्ययन और स्टडी किया जाता है। जो एक कोण है जो जिसे हम समकोण कहते हैं, समकोण का मतलब हुआ किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 अंश के बराबर ही होता है। ये कुछ चीजें ऐसी हैं गणित में जो मतलब सर्वथा सदैव सत्य ही होती हैं। इनको गणितीय रूप से सिद्ध भी कर सकते हैं। हम सिद्ध पे नहीं जाएंगे कि सिद्ध कैसे करके करना है या उसकी क्या थ्योरम्स हैं। सिद्धांत रूप में त्रिकोण के तीनों भुजाओं, तीनों कोणों का योग हमेशा 180 अंश ही होता है। समकोण त्रिभुज एक ऐसा विशेष कार्य तरह का त्रिभुज है जिसका एक कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। कोई एक कोण अगर 90 डिग्री का है तो बाकी दोनों कोणों के योग का योग कितना के बराबर हो जाएगा? 90 के बराबर हो जाएगा। इन तीनों का योग 180 के बराबर होना है। अकेला ये 90 हो गया तो इन दोनों का योग जो है 90 के ही बराबर हो जाएगा। इस त्रिभुज की तीन भुजाओं के नाम होते हैं। अब इंग्लिश में तो इनको बोलते हैं जैसे बेस, आधार, परपेंडिकुलर या लंब और हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण। ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस यानी आधार, लंब और कर्ण। जब हम ज्या की परिभाषा करते हैं, इस चीज को समझना इसलिए जरूरी कि आपकी जब हम थोड़ी बहुत गणित सीखने लगेंगे ना तो इस समय ये सारी चीजें आने लगेंगी। ज्या का जो मतलब होता है ये होता है लंब डिवाइडेड बाय कर्ण। ये मतलब इसकी लंबाई, इसमें अगर भाग देंगे हम कर्ण का तो ये हमारे इस कोण की ज्या आ जाएगी।
इस कोण की ज्या, इन दोनों रेखाओं की लंबाइयों का जो अनुपात है वो इस कोण की ज्या हो जाएगी। ऐसे ही आधार और कर्ण का जो अनुपात है, आधार और कर्ण का जो अनुपात है ये कोज्या कहलाती है। अंग्रेजी में इसी को साइन, इसको कोसाइन और इसको टैन कहते हैं। टैन का मतलब होता है इनका लंब और आधार का अनुपात। ये हमारे लिए जरूरी क्यों है और त्रिकोणमिति में या सर्कल में ये क्यों आते हैं, इस पर आता हूं मैं। एक बार इसको दोबारा से समझ लीजिए। एक त्रिभुज के तीन भुजाएं हैं। जो बेस है, जो नीचे है बेस, जो इसके लंब, लंबवत है, आधार और कर्ण, लंब, और यह है कर्ण। जो ज्या होती है वो होता है लंब और कर्ण का अनुपात। जो कोज्या होती है वो बेस, आधार और कर्ण का अनुपात। और जो टैन होता है स्पर्श ज्या, वो लंब और आधार का अनुपात होता है। अब इसको मैं आपको दिखाता हूं एक वृत्त में इसकी ये कहां से बन करके आता है और हम ये कैसे करके नापते हैं और क्यों इसको ज्या के शब्दों, ज्या के साथ इसको जोड़ा गया है। स्पर्श ज्या हो गया आधार बटे आधार और लंब और आधार का अनुपात। स्पर्श ज्या जिसको टैन बोलते हैं अंग्रेजी में, टेंजेंट। आधार टेंजेंट, लंब बटे आधार, अंग्रेजी में इसको टैन बोलते हैं। ये एक वृत्त है पूरा, ये इसका केंद्र है, सेंटर। ये बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य है और इसको हम दोबारा भी करवाएंगे। ये सेंटर है। वृत्त की ये जो माप होती है, केंद्र से लेके परिधि तक की जो दूरी होती है, इसको बोलते हैं त्रिज्या। त्रिज्या या रेडियस। केंद्र से परिधि तक की दूरी, केंद्र से, अब परिधि से परिधि तक की जो अधिकतम दूरी है वो हो गई व्यास। एक तो ये हुआ हमारी परिधि से परिधि तक की दूरी, ये भी है, परिधि से परिधि तक की दूरी ये भी है। लेकिन इन सारी दूरियों में जो अधिकतम है उसी को व्यास कहते हैं। बाकी दूरियां व्यास की श्रेणी में व्यास है या डायामीटर, डाया। तो अब हम समझते हैं त्रिज्या की टर्म्स में। माने ये कोई एक त्रिज्या है और हमने ये कोई एक कोण डाला इस पर और इससे एक लंब को खींच लिया, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है सर, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया। एक इसमें एक एजम्पशन है, जब वृत्त बहुत बड़ा होता है, जब हम बहुत बड़े वृत्त की बात करते हैं, तो ये जो इसकी जो ये गोलाकार आकृति है और ये जो सीधा लंब डाला है हमने, इन दोनों की लंबाइयों में फर्क नहीं रह जाता। जब ये कोण छोटा हो और ये वृत्त बहुत बड़ा हो, मतलब इसी में अगर मैं इसी वृत्त में इस कोण को बनाऊं, छोटे से कोण को, और ये जब मैं लंब डालूंगा तो इस गोलाकार लंबाई और इस सीधी लंबाई में बहुत न्यून फर्क रह जाता है, जिसका हम गणित में इस्तेमाल करते हैं। इस एजम्पशन को मानते हैं, इस फर्क को हम इग्नोर करते हैं, भूल जाते हैं। छोटे कोणों में ये फर्क होता भी नहीं। इतना होता है कि 225 कला का ज्या 225 के बराबर ही आती है, वो लगभग बराबर ही आ जाती है। सूर्य सिद्धांत में भी ऐसे ही मान रखा है। आधुनिक गणित से थोड़ा सा फर्क आता है, 225 के बजाय 224.96 कुछ आती है। सामान्य गणित में वो बराबर मानी जाती है। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं वो ज्या के संदर्भ में इन सारे कोणों का। तो अब आप ये देखिए साहब कि ये भी त्रिज्या है, क्योंकि ये भी केंद्र से परिधि तक की दूरी है और ये भी केंद्र से परिधि तक की दूरी है। ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। हालांकि मूल मतलब एक्चुअल मेजरमेंट में ये त्रिज्या से थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि लंब जो है यहां से थोड़ा खिसक के आया है। लेकिन जब जो हमने अनुमान माना है, जो एक एजम्पशन लिया है कि बड़े वृत्त में ये दूरी बहुत नगण्य हो जाती है, तो ये दूरी नगण्य हो जाती है, इसलिए इसको भी त्रिज्या माना है, इसको भी त्रिज्या माना है, और ये हमारा लंब है ही है। अब इस कोण के लिए आप जब हम ज्या निकालेंगे तो ये आएगा, ये लंब बटे त्रिज्या। वह यही कारण है कि हमारी
हमारी गणित में सारी चीजों को त्रिज्या या ज्या के संदर्भ में ही रेफर किया जाता है, उसके रेफरेंस में ही बोला जाता है। यहां लंब, अब ये जो लंब आया हमारा, हमने कहा कि ये गोलाकार लंबाई और ये लंब की लंबाई दोनों लगभग लगभग बराबर हैं। तो इस कोण की जो ज्या हुई और इस सर्किल का जो लंबाई हुई, यानी इस लंब की लंबाई और इस गोलाकार की लंबाई, ये दोनों एक बराबर हुई। इस गोलाकार की लंबाई ही चाप कहलाती है, जिसे चाप या आर्क ऑफ सर्किल बोलते हैं। एक वृत्त का एक खंड जिसको चाप बोलते हैं। इस कोण की चाप हुई ये और इस चाप का कोण हुआ ये। इसी को जब हम आपस में परिवर्तन करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि साइन ऑफ 30 डिग्री इतना होता है, और जब इसको वृत्त के रूप में मूव करते हैं तो 225 अंश के कला के साइन का ज्या जो होती है उसका ये जो माप है ये भी 225 कला के बराबर ही होता है। हमारे प्राचीन गणित में इस ज्या को पूरे वृत्त की परिधि के अनुपात में नापा गया है। यानी जब हम ये बोलते हैं कि किसी कोण, जब आधुनिक टेबल में हम देखते हैं तो अगर साइन 45 डिग्री की, साइन 45 की बात करेंगे, यानी कि ज्या 45 डिग्री की जो ज्या होती है ये 1 के बराबर होती है। लेकिन हम प्राचीन गणित के हिसाब से जब अपने सूर्य सिद्धांत आदि ग्रंथों की बात करेंगे तो वो उसको 1 नहीं कहेंगे बल्कि 1 गुणा गया r, यानी कि लगभग लगभग 3438 के बराबर कहेंगे। हमारे ग्रंथों में सूर्य सिद्धांत में सारी ज्याओं को, ज्या स्पर्श ज्या की गणना एक ऐसे वृत्त को मान करके की गई है जिस वृत्त की रेडियस 3438 योजन है, 3438 योजन। इसी के आधार पर उन्होंने पूरी सारी गणनाएं करी। तो जब वो ये कहते हैं कि किसी चीज की ज्या 1 है तो इसका मतलब हुआ कि 1 इंटू 3438। किसी वृत्त की, अगर किसी कोण की ज्या 0.3 है तो वो 0.3 इंटू त्रिज्या 3438 के आधार पर वो नापते हैं। ऐसा करने के पीछे कारण क्या है कि 3438 के वृत्त की जब हम परिधि निकालते हैं तो ये जो आती है ना 3438 इंटू 3.14 यानी कि पाई के बराबर, ये लगभग 21,600 के बराबर आ जाएगी। वही 21,600 जो सुबह असु गिनाए थे, वही 21,600 जो एक दिन में पल होते हैं, उसी की माप के अनुपात में ये 3438 बैक कैलकुलेशन से निकाला हुआ है। कि ये जो आपने 3438 बताया ये कौन से वृत्त का है? वृत्त का, किस वृत्त का ये 3438? इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा वृत्त है, किसी भी हमने एक बार त्रिज्याओं के अनुपात में निकाल दिया तो सारे अनुपात हैं। अब उसके बाद किसी भी, ये गणनाएं वैसे खगोलीय गणनाओं के रूप में इस्तेमाल की गई हैं। तो ये वृत्त इतना बड़ा लिया गया है। समस्या क्या होती है कि किसी भी वृत्त और परिधि के अनुपात में जब हम निकालते हैं तो एक पाई की एक वैल्यू आती है जिसकी जो मान वो है कांस्टेंट के लगभग होती है, वो बिल्कुल होता कांस्टेंट है, लेकिन आप जितना बड़ा वृत्त लेंगे पाई की वैल्यू उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। आज वैज्ञानिक पाई की वैल्यू दशमलव के बाद 22-23 अंकों तक भी नाप चुके हैं। आप जितना बड़ा वृत्त लेते चले जाओगे पाई की वैल्यू उतनी सूक्ष्मता से प्राप्त होती चली जाएगी। तो ये 3438 भी तो बदल जाएगा ना, तब मैं ये कह रहा हूँ 3438 बदल जाएगा लेकिन अनुपात तो उतना ही रहेगा। अगर साइन 45 जो है 1 है तो वो 1 ही रहेगा। त्रिज्या आप 3438 के बजाय 6000 ले लोगे तो 6000 के अनुपात में जो आएगा वो अनुपात आ जाएगा। लेकिन वो जो अनुपात है, अनुपात तो एक ही बराबर रहेगा ना। इसीलिए इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ज्या कोज्या का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह है अनुपात। चाहे वृत्त में आप समझो चाहे इसको ट्राइंगल में समझो, इसका और इसका अनुपात ज्या के बराबर है। ये कोण मेरा कोई है, अब मैं इस ट्राइंगल को इतना बड़ा बना देता हूं, कोण उतना ही है, ये इसका दुगना हो गया, भुजा बढ़ गई लेकिन कोण तो उतना ही रहे, लंब तो डबल हो गया, कर्ण भी बड़ा हो गया, ट्राइंगल बड़ा हो गया, लेकिन अनुपात उतना ही रहे। इसीलिए इन अनुपातों को लेने की व्यवस्था है गणित में। इनकी गणित तो हमने 3438 का वृत्त मानते हुए कर ली, लेकिन अब हम इसे किसी भी वृत्त में इस्तेमाल करें, चूंकि ये अनुपात है, ये हमेशा एक ही बराबर का रिजल्ट देंगे। मुझे ये पता चल गया कि ये साइन ऑफ कॉस, ये जो साइन ऑफ क है, सपोज माना कि इसकी वैल्यू 1 आती है, 1 है। अब मुझे ये पता है कि मेरा ये जो लंब है, ये जो कर्ण है, इसमें से अगर मैं इसको मान लूं कि ये 1 है तो मुझे पता चल गया कि कर्ण 1 है आएगा। अगर ये डबल भी हो जाए, ये डबल ट्रिपल भी हो जाए, ये 1 किलोमीटर हो जाए, 2 किलोमीटर हो जाए, 1000 किलोमीटर हो जाए, अनुपात तो इतना ही रहेगा। अगर मुझे एक राशि मालूम है तो मैं दूसरी राशि प्राप्त कर लूंगा। इसीलिए
ट्रिग्नोमेट्री में इन अनुपातों का इस्तेमाल किया जाता है, ज्या, कोज्या और स्पर्श ज्या। आगे चल करके आप देखेंगे जब हम आपको लग्न सिद्धि कराएंगे तो हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल सूत्र उसमें लेते हैं और आप देखेंगे कि उन सूत्रों से हमारा लग्न स्पष्ट आता है। कई गणनाएं ऐसी हैं जिनमें हम आगे बात कई करेंगे। गणनाएं वो trigonometry होनी है, के- आपसे बातें होनी है, वो सारी चीजें आप देखेंगे कि वो ट्रिग्नोमेट्रिकल कैलकुलेशन से और आपको बड़े इजीली बहुत बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगी। कुछ ज्योमेट्री पे मैं- बोलना हो मैं तो सिर्फ ज्योमेट्री ये पे समझाना बोल के और आपको- फिर पंचांग के लिए समय छोड़ो। मैं सिर्फ ये आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि ये जितने हैं ये सारे अनुपात हैं। हमें इन अनुपातों की मूल भावना को समझ लेना है। उसके बाद हमारे सूर्य सिद्धांत में जो साइन टेबल दी हुई है, ग्रहों के ज्याओं की जो वैल्यू दी गई है, वो इस त्रिज्या के वृत्त को मानते हुए दे रखी है। इस त्रिज्या को मानने का मतलब कारण क्यों यह है, क्योंकि इस त्रिज्या का जो वृत्त होगा उसकी परिधि 21,600 के बराबर हो जाती है, जो हमारे एक दिन में जितने हमारे आंसू होते हैं उनकी संख्याओं के बराबर हो जाती है। तो हमें चीजों को बांटने में आसानी हो जाती है। दिन को हम वृत्त के हिसाब से इसी अनुपात क्रम में बांट पाते हैं। हम इस, चूंकि ये अनुपात है, इसको किसी भी वृत्त के लिए इस्तेमाल करेंगे हमारी गणनाएं सही ही आएंगी, क्योंकि ये अनुपात है। इसलिए इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये इस किस त्रिज्या के लिए, तो जिस भी के लिए यूज करेंगे उसके लिए वो यही ही आएगा। मैं अपनी बात को क्या इस संदर्भ में स्पष्ट कर पाया हूं कि ज्या, कोज्या और स्पर्श ज्या जो हैं ये अनुपात हैं और किन किन राशियों के अनुपात हैं। ये थोड़ा सा स्पष्ट हो पाया होगा कि ये किन किन राशियों के अनुपात हैं। लंब, कर्ण और आधार तीनों हैं। कोण क की ज्या होगी हमारी लंब और कर्ण के बराबर, कर्ण का अनुपात। क के सामने वाला हो गया लंब और इसका अनुपात, कर्ण का अनुपात। हमारी बहुत विशेष थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम, आपने शायद सुना होगा। हमारे यहाँ बौधायन सूत्र में भी इसका जिक्र मिलता है, जहां ये कहा जाता है कि इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग इसके वर्ग के बराबर होता है। लंब का वर्ग कर्ण के वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। ये वही लंब, आधार और कर्ण है। तो हमारा ज्या हुआ लंब बटे कर्ण, कोज्या हुआ आधार बटे कर्ण, और स्पर्श ज्या लंब बटे आधार। जी हाँ, इनकी लंबाई को लिखेंगे। उदाहरण के लिए मैं कोई एक वृत्त लेता हूं जिसका ये 3 है, समकोण लेता हूं, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 इकाई सेंटीमीटर ही मान लेता हूं। ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, ऐसे ही मान लेते हैं। तो इसका जो ज्या होगी ये कितनी आएगी, 4/5 0.8। ये तो हो गई ज्या की वैल्यू। अब हम इसमें से ये भी निकाल सकते हैं कि ये कोण कितने का होगा। अगर हम साइन टेबल में देखेंगे कि किस साइन टेबल ऐसे दी हुई होती है कि यहाँ कोण की वैल्यू दी होती है और यहाँ ज्या की वैल्यू दी होती है। 1 डिग्री का कोण 2, 3, 4 ऐसे ऐसे दिया रहेगा और इसके आगे यहाँ दिया रहेगा कि एक डिग्री के कोण पे ज्या की वैल्यू क्या होती है, 2 पे, 3 पे, 4 पे। इस टेबल से हम ये भी निकाल लेते हैं कि 0.8 जब ज्या की वैल्यू होगी तो ये कोण कितना होगा। वैसे ये कोण तकरीबन 35-36 डिग्री के आसपास आएगा, 35-36 डिग्री के आसपास ये कोण आएगा। इससे हमारी सारी मापें निकलती हैं। हम खगोल में जो कुछ भी नापते हैं वो कोणात्मक दूरियों के संदर्भ में ही नापते हैं, सीधी सीधी दूरियां नहीं नापते, सब कोण में ही नापते हैं। इसीलिए इन सारी चीजों का महत्व खगोलिकी में है। ठीक है, ठीक है।
ज्या है ये केवल एक कल्पना है, वास्तव में यहाँ पर कुछ ऐसी घटना नहीं, लंबाई नहीं है। नहीं, वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में हम इन चीज़ों को जब गणित करते हैं, दरअसल क्या है कि हमें खगोलिकी के संबंध में ये जो आधार और ये लंबाई है ना, जो जैसे हमारे यहाँ से सूर्य तक की दूरी कितनी है, ये हमको नहीं पता है। तो चूंकि हमें ये कोण पता है, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि हमें इससे क्या फायदा मिलता है। ये पृथ्वी है और ये सूर्य है। एक खाली उदाहरण के लिए मैं इसकी प्रायोगिक आपको वो बताना चाह रहा हूं। हमने किसी यंत्र से, ये क्षितिज है, सीधा सीधा है, हमने ये देखा कि सूर्य का जो बिंब है, इसका जो निचला हिस्सा है ये कितने कोण पर है। एक औजार से हमने नापा, ऐसे सीधा एक डंडा है, ऐसे घुमा के देखा हमने, जब वो सूर्य की सीध में आ गया तो हमने ये देखा कि सूर्य इस समय, इसका निचला हिस्सा कितना ऊपर है, और ऐसे ही इसको सूर्य के ऊपर वाले कोण हिस्से में लगाया तो हमने ये जाना कि हमारा ये कोण कितने का बन रहा है। सपोज ये कोण मेरा 2 डिग्री का बन रहा है। अब हालांकि मुझे पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी नहीं मालूम है, लेकिन मुझे ये पता है कि ज्या 2 अंश की कितनी होती है, तो मैं ये जान सकता हूं कि सूर्य का ये बिंबमान ये कितना है, कितना बड़ा सूर्य का गोला है। या अगर मुझे ये पता हो कि सूर्य का गोला कितना बड़ा है, तो मैं सिर्फ इस अनुपात से ये निकाल सकता हूं कि सूर्य इस समय मुझसे कितने किलोमीटर दूर है। ज्या के जो अनुपात हैं, जो साइन टेबल है, ये हमने छोटे रूप में बनाए हैं, लेकिन चूंकि ये अनुपात हैं इसलिए किसी भी दूरी के लिए एप्लीकेबल है। इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यही इस्तेमाल है, लग्न निकालने में, सारणियां बनाने में, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक के ही फंक्शंस यूज होते हैं और इसीलिए यूज हो पाते हैं, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी दूरी को काउंट कर रहे हैं। कोई भी एक राशि मालूम है और त्रिकोणमितीय फंक्शंस की वैल्यूज अगर मालूम है तो हम वो चीज कैलकुलेट कर लेते हैं। ये वास्तविक फंक्शन है ना कि जो लग्न इत्यादि गणितें निकाली गई हैं वो पहले जिस तरीके से निकाली गई हैं, कई तरीके हैं, और आज जो ट्रिग्नोमेट्रिकल तरीके से निकाली जा रही हैं ये ज़्यादा शुद्ध हैं, ज़्यादा सही है और ज़्यादा आसान है, बहुत ही सुविधाजनक है। पहले लोग, जैसे एक होती है पल्लवा, जब लग्न निकाला जाएगा तो आपको पल्लवा के बारे में बताएंगे कि पल्लवा कैसे निकालते थे, तो बड़ा जटिल 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 प्रोसेस उसका उन्होंने लिया है। अभी आपको दिखाएंगे ट्रिग्नोमेट्री से, तो पल्लवा बड़ा आसान है। वो किसी भी अक्षांश का टेंजेंट उसको 12 से गुणा करो, वो पल्लवा आ जाती है। अब देखा कि वो जो पहले निकाल रहे थे, तरह तरह से निकाल रहे थे वो, और ये ज्यादा एक्यूरेट है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको हम थोड़ा ना ट्रिग्नोमेट्री से परिचित करा देना चाहते हैं, आपके बुद्धि में, आपके जुबान में ये थोड़ा ये भाषा आ जाए, ताकि आगे जब लग्न निकालने की विधि में हम चलेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये बातें कुछ सुनी हुई सी लग रही हैं, ये बात कुछ लग्न निकालने की उसमें प्रक्रिया में आएगा ज्या को ज्या, तो वो परिचय पूर्वक लगेगा। ये बात पूरी हो गई। अब पंचांग पर आ रहा हूं मैं, बैठो थोड़ी देर, और फिर वो बार को समझाने के लिए फिर तुम्हें ब्लैक बोर्ड पे आना पड़ेगा। थोड़ी देर बैठो फिर आओ ब्लैक बोर्ड पे। अब हम आपके अगले प्रकरण पे, ये ट्रिग्नोमेट्री वाला प्रकरण अभी आपको हम एक बार और स्पष्ट करेंगे, क्योंकि एक बार में ये मैं भी जानता हूं कि जो लोग पहली बार सुन रहे हैं वो एक ही बार में उनकी पकड़ ऐसी हो जाए कि वो विषय को समझ गए होंगे, ऐसा नामुमकिन है, ये हमें पता है। हम क्या चाहते हैं कि आपको आप में अभिरुचि भी बनी रहे, और जो रास्ता बैलगाड़ी को लेकर के 50 दिन में करा है लोगों ने तय, हम चाहते हैं कि वो आप ऐसा ज्ञान आपको पकड़ा दिया जाए कि 5 दिन में पता लगा कि आप वहां हैं। ऐसा चाहते हैं हम। ये चाहते हैं कि जो एक आदमी इस समय 65 साल का है, दार्शनिक लोकेश, उसने 38 साल लगाए ज्योतिष में, और आज वो जहां पहुंचा है, हम आपको वो विद्या, वो ढंग देना चाहते हैं कि आप पता लगा कि 1 साल के अंदर दार्शनिक लोग से बोल रहे हैं, क्यों जी कहां हैं आप पीछे, ऐसा चाहते हैं। कहां रह गए आप पीछे दार्शनिक जी, ऐसा चाहते हैं। और ऐसा होगा आने वाले टाइम में। आप देखेंगे कि हमारे लोग इस विषय पर जब जुटेंगे
तो एकजुट होंगे। अभी आज हम लड़ाई में अकेले हैं। एक ब्रह्मानंद सरस्वती हैं, वो बेचारे अब काफी वृद्धावस्था में हैं, बहुत दूर हैं। लड़ाई हमारी बहुत बड़ी चल रही है, बहुत बड़ी चल रही है। आपको हम ये व्यक्तिगत हाल सुनाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपका समय है, हमें पंचांग पे आना है। बस सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि मुझे चाहिए अपने साथ एक दल बल चाहिए। बनारस से एक व्यक्ति ने कहा है कि आप यहां आओ और यहां आकर के शास्त्रार्थ करो। हमने उनको बताया है कि हम शास्त्रार्थ तो करते हैं, लेकिन शस्त्रार्थ हुआ तो तब क्या होगा। और हम शस्त्रार्थ भी करेंगे, पर जब जितने तुम्हारे साथ रहेंगे ना, उसके आधे मेरे साथ हो जाए तो हम शस्त्रार्थ भी करेंगे। खैर, ये व्यक्तिगत बात। आइए पंचांग पर। काल ज्ञान जो है, ये ज्योतिष शास्त्र से होता है, ये आपको स्पष्ट करते आ रहे हैं। तो जो पंचांग है, इस पंचांग की ओके, शुरू रखूं मैं। ये पंचांग की एक है शास्त्रीय परिभाषा, और वैसे तो दोनों ही शास्त्रीय परिभाषाएं, पर अभी ये जो परिभाषा बनाई है, ये अब वर्तमान के बुद्धिजीवियों ने बड़े समझ के परिभाषा बनाई है, जो पिछले परिभाषाकारों से बहुत अलग हो गई है। इसे आपको ठीक से समझना है। तिथि वासर नक्षत्रे योग करणम मेवच इति पंचांग माख्यातम व्रत पर्व निदर्शनम। तिथि, बार, नक्षत्र, योग और करण। तिथि, बार, नक्षत्र, योग और करण, पंचांग, 5 अंग हो गए। पहला अंग तिथि, दूसरा अंग बार, तीसरा अंग नक्षत्र, चौथा अंग करण, और 5वां अंग योग। तिथि वासर नक्षत्रे योग करणम में वचो पंचांगम आख्यातम व्रत पर्व निदर्शन। इसका उद्देश्य क्या है? तो शास्त्र कह रहा है कि व्रत पर्वों का निदर्शन करना इसका उद्देश्य है पंचांग का। अब क्या आ गया परिभाषा, नई परिभाषा जो ज्यादा अच्छी बनी है, क्योंकि जो पुरानी परिभाषा है उसमें बहुत बड़ी कमी है। पहली कमी तो यह है कि पंचांग के सिर्फ 5 अंग होते ही नहीं है। अब आप ये पंचांग है, ये आपको केवल तिथि, बार, नक्षत्र, योग और करण के बारे में बताने के लिए थोड़ी है। ये कौन सा संवत है, ये कौन बताएगा? तो संवत अंग नहीं हुआ। ये कौन सी आयन है, दक्षिणायन है कि उत्तरायण है, ये नहीं बताएगा आपको। तो फिर ये भी तो अंग है। ये कौन सी ऋतु है, कौन सा मास है, ये तो बहुत सारी चीजें बता रहा है। ये 5 अंग कहां है भाई? इसके तो बहुत अंग हैं। आप बहुत रुचिपूर्वक इसमें एक लेख दिया है मैंने, वो मेरा ही लेख है और आप उसे जरूर देखिएगा। उस लेख का शीर्षक दिया है मैंने कि गणितीय आधार एक सही तिथि पत्रक का। अब मैंने इससे पहले आप लोगों को नहीं बोला, और अभी भी मैं समझता हूं कि अभी आप इस लेख को ठीक से नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जब हमारा लेक्चर पूरे हो जाएंगे, हमारे ये 4 दिन पूरे हो जाएंगे, उसके बाद धड़ल्ले से फिर आप समझ जाएंगे इस लेख को। इस लेख में हमने स्पष्ट किया है कि पंचांग के तो कम से कम 11 जरूरी अंग हैं। तो पंचांग की जो असली परिभाषा बनी है वो है काल ज्ञानम ज्योतिष शास्त्रेण भवति, और ज्योतिष शास्त्रस्य काल विवेचनात्मकम रूपम पंचांगम भवति। ठीक कुछ पल्ले पड़ी बात। ज्योतिष शास्त्रस्य, ज्योतिष शास्त्र का जो काल विवेचनात्मक रूप है, सारी विवेचना काल की है। सारे घटी पल, दिनमान, रात्रिमान, लग्नमान, मुहूर्तमान सब काल विवेचनाएं हैं। नक्षत्रमान, योगमान सब काल विवेचनाएं हैं। तो परिभाषा ज्योतिष शास्त्रस्य काल विवेचनात्मकम रूपम पंचांगम भवति, वो है पंचांग।
और आपको बड़ी खुशी होगी कि ये जो परिभाषा मैं आपको दिया हूं अभी, बहुत बड़ी बात है। ये मैं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के ज्योतिष पाठ्यक्रम से उद्धृत करके कह रहा हूं। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान ने जो ज्योतिष सिलेबस बनाया है, उस सिलेबस में यह परिभाषा दी है पंचांग की। तो तिथि, बार, नक्षत्र, तिथि। अब पहला तो तिथि की बात है कि तिथि जो है वो दिन में भी, सुबह के उसमें भी बताया था, और इसमें कुछ और भी बताने लायक है, उसको हम बाद में लाएंगे। तिथि जो है, जब सूर्य और चंद्रमा इनमें अंतर 12 डिग्री का हो जाता है तो एक तिथि का निर्माण हो जाता है। ये हुई तिथि, ज्योमेट्रिकल है, पूरी मैथमेटिकल है। अगर सूर्य 12 अंश पे है, गौर करिएगा सारे लोग, अगर सूर्य 12 अंश पे, अभी आना बेटा, बैठ लो 2-4 मिनट बैठो, अभी ये 12 पे आना है ना। अगर सूर्य 12 अंश पे है और चंद्रमा 48 अंश पे और 40 अंश पे है, तो कितनी तिथि आएंगी? थोड़ी देर के लिए जरा इमेजिन कर लो, इन्हीं फैक्टर को लिख लो। हाँ जी, 40 अंश पे तो चंद्रमा है और 12 अंश पे है, तो 12 में से 40 में से 12 घटाया तो 28 आया। 28, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, तीसरी तिथि है। कौन सी तिथि है? और शुक्ल पक्ष है कि कृष्ण पक्ष? ये और बताना है। 0 से 12, 24, 36, 48, ये शुक्ल पक्ष हो रहा है। शास्त्र में चंद्रमा को सूर्य से जन्मा हुआ कहते हैं। सूर्य से जन्म हुआ चंद्रमा का, यह है सिद्धांत ग्रंथों में। यह उपमात्मक है, क्योंकि अमावस को सूर्य के अंदर छुप गया चंद्रमा। अब जैसे जैसे प्रतिपदा हुई तो निकला, तो जब निकला चंद्रमा तो लगा लोगों को कि चंद्रमा कहां से निकल रहा है, जैसे सूर्य के अंदर से निकल रहा है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि यह चंद्रमा सूर्य से उत्पन्न हुआ। उत्पन्न कुछ नहीं हुआ। लेकिन आप मानो, जरा एक सीधी रेखा करो, एक सीधी रेखा खींचो, सारे ग्रहों को एक लाइन में लाओ, सूर्य और चंद्रमा को एक लाइन पे ले आओ। जब सृष्टि के आदि में सारे ग्रह रेडी 1 2 3 दौड़ने के लिए तैयार हुए, सृष्टि बना दी ब्रह्मा ने, अब सारे ग्रह के लिए अब चलना बाकी रह गया। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, ये बिल्कुल बाकायदा सूर्य सिद्धांत में लिखा है कि जब सारे ग्रह सब कुछ बना, ग्रह नक्षत्र सब बना लिए गए, अब उनको गतिमान, उसी काल को तो सृष्टि गणना कहा है उन्होंने, उसी काल को कहा है सृष्टि गणना। तो जब चंद्रमा, जब अब उनको गतिमान करना था, आदेश देना था, तो सब चलना शुरू करे। अब चंद्रमा की गति है 14 गुणी 13 गुणी, सूर्य की गति है बहुत कम। तो सूर्य तो बड़े मुश्किल से चल रहा है, चंद्रमा फटाफट। अभी देखिए, तो इसीलिए कहते हैं कि सृष्टि के आदि में पहली तिथि अगर हुई होगी तो कौन सी हुई होगी? शुक्ल की तिथि हुई होगी। शुक्ल प्रतिपदा के सिवाय कोई और तिथि सृष्टि के आदि में हो ही नहीं सकती। और इसीलिए जो महीना शुरू होगा चंद्रमा का, तो हमेशा कहां से शुरू होगा? शुक्ल से। लेकिन जो अपने पंचांग हैं वो पक्ष तो शुरू करते हैं कृष्ण से और महीना शुरू करते हैं शुक्ल से। गलत, एक नहीं दो गलत। अरे भाई, जब महीना आपका शुक्ल पक्ष से शुरू होगा तो पक्ष जो है वो चंद्र कृष्ण पक्ष से कहां से शुरू हो जाएगा? और पक्ष कृष्ण पक्ष शुरू हो ही नहीं सकता, प्रकृति के खिलाफ है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने और जितने भी ज्योतिष के गवेषणा में कुछ आर्य विद्वान हुए हैं, उन सब ने शुक्लादि को ही माना है। और सारे सिद्धांतों में अमांताद अमांतम यावत चंद्रमासः, ये सूर्य सिद्धांत का सूत्र है।
कि अमांत अमा के अंत से, यानी शुक्ल पक्ष से अमांतम यावत, अमांत अमावस्या तक का जो महीना होता है ये चांद्रमास होता है। हमारे पास एक लेक्चर ये भी है आपको बाद में बोलने के लिए, वो भी नहीं है उसका विषय, कि हमारा जो ये पंचांग है इसमें क्या क्या सुधार किए गए हैं कि ये पुराने पंचांगों से बेहतर है, क्या क्या गलतियां उनमें, उस पर अभी नहीं लाते हुए आपको इस विषय पर ला रहा हूं कि शुक्ल पक्ष से शुरू हुआ तो बढ़ते 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 गया और जब सीधी रेखा में आ जाएगा तो ये पूर्णिमा हो गई। तो पहले जो जन्म हुआ जब चंद्रमा का तो शुक्लादि से ही होगा, और जब शुक्लादि पूर्णिमा पे चंद्रमा पहुंच जाएगा तो अब वो घटना ही तो शुरू होगा। तो जो क्रम है वो है जन्म, यौवन और फिर, ये तो क्रम है, ये तो प्रकृति के अनुरूप है। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि कोई भी बात वो नहीं मानी जा सकती है जो प्रकृति के विरुद्ध में है, और बिल्कुल सही बात है। प्रकृति के विरुद्ध में है कि आप कृष्ण पक्ष को पहले मानो, यह भी प्रकृति के विरुद्ध में है कि आप पहले 15 दिन आपका शुक्ल पक्ष हुआ और फिर बैसाख आ गया। आप सोचो कि जब सृष्टि के आदि में शुक्लादि हुआ होगा तो क्या पहला पक्ष 15 दिन का हुआ होगा, या पहला महीना 15 दिन का हुआ होगा, या 15 दिन के महीने को महीना कैसे कहेंगे? तो बहुत सारी बातें, पर अब जो खास बात आपको कहनी है वो है बार की, ग्रह कक्षाएं बना दो। ये जो वार है बस ये पूरा हो जाएगा, हमारे पास थोड़ा टाइम बचा हुआ है, इस पर हम फिर कल और भी बोलेंगे। आपको सारी चीजें विस्तार में हम बिल्कुल बहुत पुख्ता तैयारी के साथ आपको बनाकर लाएं। 4 बजे तक कर सकते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है, ये प्रकरण पूरा हो जाएगा। मुझे जल की जरूरत पड़ रही थी थोड़ा, और चूंकि आपको भी ये चीज सुनना बहुत जरूरी है इसलिए हम रुके हुए हैं आपके आने तक। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो अभी हम बताने जा रहे हैं। बस कक्षाएं बना दो, अभी सिर्फ कक्षाएं। ठीक है, हाँ, बैठ लो, अभी आएंगे। शनि, बृहस्पति, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्र। नहीं, वार तो बहुत नए हैं, बहुत नए। वारों को मुश्किल से 1500-1600 साल हुए हैं, इससे पहले वार नहीं है। लेकिन जो गणना का विधान बनाया गया है, जो तरीका अपनाया गया है, वो तरीका बहुत सुंदर है और वो सृष्टि आदि से उसको लेकर के चला गया है। तो वार जो है ये ग्रहों के कक्षाओं पर आधारित हैं। सबसे ऊपर ग्रह की कक्षा है शनि, सबसे दूर है, सबसे दूर। सबसे दीर्घ कक्षा जो है वो शनि की है, और फिर उसके बाद आती है बृहस्पति की कक्षा, फिर आती है मंगल की कक्षा। कक्षा का मतलब समझ रहे हैं ना आप? जिस ऑर्बिट में मंगल घूम रहा है वो कक्षा हो गई उसकी। जिस ऑर्बिट में बृहस्पति घूम रहा है वो बृहस्पति की कक्षा हो गई। उसके बाद मंगल, मंगल के बाद सूर्य, सूर्य के बाद शुक्र, शुक्र के बाद बुध, और बुध के बाद चंद्रमा, चंद्रमा के अंदर पृथ्वी। ये चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, चंद्रमा के चक्कर लगाता है। तो क्या हुआ कि जो 24, ये जो एक दिन होता है, इस दिन में दिनमान नहीं कह रहा हूं और रात्रिमान नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखना है आपने। जब दिन बोला जा रहा है तो उदयाद उदयम दिवसः, सूर्योदय से लेकर के और सूर्योदय तक का जो समय है इसको दिवस बोलते हैं। तो इस दिवस में 24 होराएं होती हैं।
मैंने कहा ना, काल गणना में क्या क्या गणना करते हैं, तो यही तो है। होरा क्या है, लगन क्या है, मुहूर्त क्या है। तो होरा कहते हैं दिनमान के, वो दिनमान और रात्रिमान का जो समय है, इनमें इनके दिनमान के 12वां हिस्सा और रात्रिमान का 12वां हिस्सा, 12 12 24 होराएं हो गई। तो ये 12वां हिस्सा एक होरा कहलाती है। तो देखिए, आज मान लीजिए शनिवार है, तो हर ग्रह की होरा बदलती रहती है। आज मान लीजिए, आज क्या बार है, आज तो शनिवार ही है ना। तो शनिवार शनि की कक्षा से शुरू करो और यहां से 25 गिनती करेंगे। देखिए 1 2 3 लाओ ऐसे, और फिर 7 7 पूरा हो रहे हैं, पूरी हो गई। 8वीं फिर शनि से, 8वीं फिर शनि से, फिर ऊपर, फिर 8वीं के बाद 8 7 15, फिर 15 7 22, 22वीं हो रहा फिर शनि की। अब देखिए 22वीं हो रहा शनि की, 23वीं हो रहा बृहस्पति की, और 24वीं हो रहा मंगल की। 24वीं हो रहा मंगल की, और 25वीं हो रहा किसकी आई, सूर्य की। तो 25वीं हो रहा माने अगला दिन, 25वीं हो रहा माने अगला दिन। तो ये अगले दिन की पहली हो रहा सूर्य की। जिस दिन की पहली हो रहा जिस ग्रह की होती है, उसी का वो दिन होता है। अर्थात दिन जो होता है, ये पहली होरा का स्वामी होता है। ठीक आ रही है समझ में आप लोगों की? पहली होरा का स्वामी। अब शनि से हम चले तो 25वीं होरा कौन सी आई, सूर्य की। तो ये सूर्य जो है कल की पहली होरा का स्वामी होगा। ये पहले कल का बार का भी स्वामी होगा। यानी कल का बार क्या होगा, सूर्यवार होगा, इतवार होगा, रविवार होगा। ठीक है। अब देखिए सूर्य से फिर गिनिए 25। अब वैसे गिनने की जरूरत नहीं है, ऐसे गिन लो। सूर्य शुक्र बुध चंद्र 7, सूर्य पे 7, सूर्य पे 8 और 7 15, 7 22वीं आ जाएगी सूर्य पे, 22वीं हो रहा सूर्य पे। अब 22 सूर्य, 23 शुक्र और 24 बुध और 25वीं चंद्रमा। तो सूर्य के बाद 25वीं हो रहा चंद्रमा की, और 25वीं हो रहा का हो रहा जो होगी वो कल का पहली हो रहा होगी, और कल का पहली हो रहा का स्वामी कल चंद्रवार होगा, सूर्यवार के बाद, रविवार के बाद चंद्रवार। अब यहां पर आपने दो चीजें देखी, एक तो 25वीं हो रहा, तो 1 8 15 और 22 ये वही हो रहा होती है। तो 22वीं हो रहा के बाद, जैसे मान लीजिए आज शनिवार है, तो शनिवार पे 8वीं हो रहा भी शनि की होगी, 15वीं हो रहा भी शनि की होगी, और 22वीं हो रहा भी शनि की होगी। अब 22वीं हो रहा के बाद 23वीं बृहस्पति की, 24वीं मंगल की, और 25वीं सूर्य की। अर्थात शनि से चौथी हो रहा अगले दिन की हो रहा का स्वामी है। अब ये बार गणना का क्रम बन गया, आ गया आपको पूरा। मान लीजिए आप बुधवार पे आओ, बुधवार के बाद अगला दिन कौन सा होगा ये बताओ। बुध से चौथी हो रहा कौन सी बन रही है, जरा ये समझाओ। बुध से चौथी हो रहा कौन सी हुई, बृहस्पति। अब बृहस्पति से चौथी हो रहा गिनो तो, मंगल पहली, सूर्य दूसरी, शुक्र तीसरी, वो बृहस्पति पहली, मंगल शुक्र और बुध हो गया। तो ग्रह की चौथी कक्षा ही चौथी होरा का स्वामी होता है, और चौथी होरा का स्वामी कल का 12अधिपति होता है। हमने आपको तिथि समझा दिया, हमने आपको वार समझा दिया, वार के बारे में बता दिया कि 25 हो रहा 24 हो रहा है एक पूरे दिन की होती हैं, दिवस की होती हैं, और 24 हो रहा के बाद जो 25वीं हो रहा है, ये जो है अगले दिवस की पहली हो रहा का स्वामी होता है,
और जो पहली होरा का स्वामी होता है ये अगले दिन का भी 12 होता है। ये जो क्रम बता रखा है चंद्र शुक्र, ये किस आधार पे? माइक ले लीजिए। नहीं नहीं, दीर्घ ग्रहों की कक्षाओं से लेना पड़ेगा इसको। आप कोई वो बनी है हमारे पास स्लॉट? हाँ ठीक। ये जो हमारा ग्रह क्रम है ये तो वास्तव का ग्रह क्रम है जैसा कि सौर मंडल में सचमुच में जैसा वास्तव में सौर मंडल में है, जिसमें सूर्य केंद्र में है और सूर्य से ग्रहों की कक्षाओं का क्रम ये है। लेकिन जिस ग्रह क्रम की हम यहाँ बात कर रहे हैं इसमें पृथ्वी को सौर मंडल का केंद्र मानते हुए करा गया है ये ग्रह कक्षा क्रम निर्धारित। तो पृथ्वी इसमें को आप सौर देखिए मंडल ये बीच में पृथ्वी रख के है, करा गया है। पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है चंद्रमा। जो इस स्लाइड में चंद्रमा नहीं दिखाया है तो इसलिए पृथ्वी से पहली कक्षा जो है वो चंद्रमा की है। चंद्रमा के बाद ये मंगल, बृहस्पति, चंद्रमा के बाद ये शुक्र, बुध, सूर्य, सूर्य के बाद मंगल की कक्षा, उसके बाद बृहस्पति की और सबसे लास्ट में शनि की। इसी क्रम में है ये पृथ्वी, पृथ्वी के बाद चंद्रमा, चंद्रमा के बाद बुध, बुध के बाद शुक्र, सूर्य। इसमें बुध यहां पर है जी। वो यूरेनस बुध, वगैरह तो- बुध का मतलब बुध ये है, बुध के बाद ये शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है। जैसे यहाँ तो आपने जो कक्षा क्रम इसका यहाँ आपने चंद्रमा के बाद में बुध लिया है फिर शुक्र लिया है, वहां तो क्रम अलग है। जो ये कक्षाओं का क्रम है वो एग्जैक्टली इसी के क्रम में है नहीं। इसमें जो कक्षा क्रम है वो इसलिए है, ये सूर्य सिद्धांत में जो दिया है जो कक्षा क्रम है इसमें क्या है कि एक्चुअली सूर्य जो बुध और शुक्र है यहाँ पर तो सूर्य मतलब सूर्य से हम देखते हैं तो पृथ्वी के बाद पहले बुध शुक्र आता है। लेकिन यहाँ जो कक्षा क्रम में जो हम आसमान में देखते हैं तो हमें शुक्र ज्यादा चमकीला, बुध ज्यादा चमकीला होता है बजाय शुक्र के। वहाँ जो कक्षा क्रम निर्धारित है उसमें चंद्रमा के बाद शुक्र, बुध और बुध के बाद शुक्र है। ये चमक के आधार पर है क्या? हाँ, ये जो जिस तरह से उनको ग्रह दिखाई दिए हैं उनके आधार पर कक्षा क्रम है। वास्तव में तो पृथ्वी के बाद चंद्रमा, चंद्रमा के बाद बुध। अगर पृथ्वी को केंद्र हमारा मानते हुए सबसे देखते हैं ना, नजदीक ग्रह चंद्रमा है, चंद्रमा के बाद नजदीक ग्रह बुध है। बुध यहाँ है, नजदीक कहाँ है बुध इसमें? सॉरी शुक्र है, शुक्र। लेकिन यहाँ यहाँ कक्षा क्रम वही बता रहा हूँ ना कि ये जो कक्षा क्रम है ये जैसा उनको दिखाई दिया कक्षा क्रम, ऐसे कक्षा क्रम के बारे में तो ये है ना कि ये कोई मतलब जैसा वो जानते थे उसके आधार पर उन्होंने वार क्रम निर्धारित करा हुआ। तो ये हम आपको उनका जो जिस कक्षा क्रम को वो जानते हैं, जिस कक्षा क्रम पर उन्होंने बार निर्धारित जो करे गए हैं वो है वो ये। भास इन्होंने उनके लिए इस क्रम पे करे। उनके लिए चंद्रमा के बाद बुध पहले है, शुक्र बाद में है। वास्तव में तो खैर वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में तो पहले शुक्र है, फिर बुध है, तब सूर्य आता है और तब मंगल आता है। अच्छा, और भी अगर और भी वैज्ञानिक रूप से आप देखेंगे ना तो पृथ्वी के बाद पहले आएगा चंद्रमा, चंद्रमा के बाद बुध, बुध के बाद मंगल। जो कक्षा क्रम में आएगा जी। तो अगर आप पृथ्वी सूर्य के को नजदीक वहां तो फिर सूर्य- मंगल सूर्य आएगा को ना। अगर अलग थलग कर देंगे इसका कोई आधार नहीं है, मतलब इसका ये वैसे- आधार है, वैसे ही इसका नाम आधार रखे। है जैसा उन्होंने ग्रहों के कक्षा क्रम को समझा है वो समझा, उसके आधार पर है। बस उन्होंने समझ लिया, वास्तव में इसका वास्तविकता से लेना देना नहीं वास्तव है, ये आप में कह रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कक्षा क्रम। बार क्रम निर्धारित के लिए उन्होंने ऐसा ही कक्षा क्रम जो माना। वार क्रम बनाया गया है, वार क्रम के लिए ये किया गया है। ये क्या वार है? आपसे बता रहे हैं, वार वैदिक नहीं है, वार बिल्कुल भी वैदिक नहीं है। वारों का पहले से वारों कोई का- विवेचन नहीं है। वार तो बाद में लाए गए हैं दिन की अभिज्ञा को निश्चित करने के लिए। मैंने आपको सुबह बताया था कि हमारे पहले ग्रंथों में नक्षत्रों तो पर था। नक्षत्र आधारित दिन का नाम देने की परिपाटी रही है। वेदांग ज्योतिष में नक्षत्रों के आधार पर दिन की परिभाषा करते हैं। इसकी उपयोगिता क्या है फिर हमारे लिए? इसकी इसकी- उपयोगिता जो है ना, एक वर्णानुक्रम में चलते ऐसा जो नक्षत्र आधारित दिन व्यवस्था है वो पूरे 27, 28, 29 दिन की एक व्यवस्था, उसको याद रखना। वारों को और- निर्धारित ऐसे किया गया है और वारों को निर्धारित करने का कारण यह है कि दिनों को फिक्स करने के लिए, जैसे 15 तारीख मंगलवार, तो अब ये और निश्चित हो गया। पहले ऐसा नहीं था, पहले 15 नक्षत्र के साथ था। उससे पहले जब वार नहीं थे तब नक्षत्रों से अभिज्ञा दी जा रही थी। अब विद्वानों ने समझा, सूर्य सिद्धांत में यह व्यवस्था दी हुई है
तो उन्होंने ये समझा कि इससे हमारा दिन पर्टिकुलर और निश्चित हो गया कि 15 तारीख जैसे आज है, आज 25 तारीख शनिवार, तो ये और अधिक निश्चित हो गया। इस निश्चय को लाने के लिए उन्होंने होराओं पर ग्रहों को बांधा। 25 होराएं भी जो हैं ये भी भारतीय नहीं है, वैदिक नहीं है, वैदिक नहीं है। आप माइक ले लीजिए ना। एक विनम्र निवेदन है, वार की निर्धारण की बात जो आपने कही है, माइक पास में लीजिए। उसमें आप पृथ्वी को और चंद्रमा को केंद्र मान रहे हैं। वस्तुतः अंतरिक्ष के अंदर सूर्य केंद्र में है। सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है वो शुक्र है, जो आप कह रहे थे कि बहुत चमकीला है। उससे थोड़ा दूर है वो बुध है, फिर बाद में पृथ्वी और चंद्रमा है। अर्थात एक तरफ का हिस्सा ये हो गया। अच्छा, ये जो मंगल और शुक्र, गुरु और शनि की बात कर रहे हैं, मंगल दूर पड़ता है, इनके निकट नहीं, ये इस परिवार का नहीं है। मंगल, फिर बाद में गुरु है, फिर अंत में शनि है। शनि सबसे दूर है। अब जो आप 1 से 4 गिनने की बात कर रहे हैं, तो बात वही हुई। सूर्य से मैं 4 गिनता हूं तो सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्र, अर्थात वो सोमवार आ गया। चंद्र, शनि, गुरु, मंगल। आप रुकिए, बाद में बात कर लेंगे। ये स्पष्टीकरण, बैठिए। हो गया। देखिए, ये बिल्कुल आपको हम पहले भी बता रहे हैं कि वेदांग ज्योतिष में बार भी नहीं है और राशियां भी नहीं है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि राशियां वैदिक नहीं है, बार भी वैदिक नहीं है, योग भी वैदिक नहीं है, करण भी वैदिक नहीं। इसीलिए मैंने कहा आपको कि पंचांग की जो 5 अंगों की परिभाषा है ये बिल्कुल मिथ्या है, और इसीलिए शास्त्रकारों ने इस परिभाषा को अभी मॉडिफाई करके और निखार रूप में लाए हैं कि ज्योतिष शास्त्र जो है वो काल विवेचनात्मक रूपम पंचांगम, ऐसा कर दिया उन्होंने। और ये अच्छा है, वारों का निर्धारण किया गया है और इस निर्धारण को अब मान्यता मिल चुकी है। इस पर हमारा अपना कोई गणित नहीं है। हां, हमारी गणित यह है कि सूर्य, चंद्र और पृथ्वी को जहां हम बता रहे हैं वहां पर ये हैं या नहीं, ये गणित का विषय हमारा है। वार को आपको जैसे योग दिए हैं, योग मैंने अभी योगों पे आएंगे, ये सारे योग भी ऐसे ही तय किए हुए हैं सिद्धांतकारों ने। इनका भी कोई निश्चित गणित नहीं है। एक बात और पूछ लेता हूं, आपने कहा कि वार के अतिरिक्त राशि, योग, कर्ण ये भी वैदिक नहीं है। हाँ ना, नहीं। मैं प्रश्न ये कर रहा हूं कि क्या राशि, योग और कर्ण वास्तविकता से जुड़े हुए हैं? जैसे वार तो वास्तविकता से जुड़ा हुआ नहीं है, ऐसा प्रतीत हुआ हमारे को। हाँ, क्या ये बाकी के 3 भले ही वैदिक ना हो, ये भी ऐसे ही है, वास्तव में नहीं है ये? ना। अच्छा, ये भी नहीं है वास्तव में। मैंने लिखा है यहाँ, मैं आपको बताऊंगा जिस दिन, जब ये बताऊंगा ना, जो चीज जैसी होगी वैसी बताऊंगा। योग जो हैं, बल्कि मैंने तो लिखा है, एक लेख में लिखा है मैंने, मेरे पंचांग में योग नहीं दिए हुए हैं। इस पंचांग में योग और करण नहीं दिए हैं मैंने, लेकिन वार दिए हैं। वार इसलिए दिए हैं कि वारों की अब अभिज्ञा मान्यता वर्ल्ड ओवर हो चुकी है, आप इन्हें अब इग्नोर नहीं कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड ओवर हो गए। बल्कि मैंने इसी उसमें ये लेख जो मैंने आपने फोटोस्टेट किया है, इसमें यह भी लिखा है मैंने कि ये वार हमारे यहां तो ऐसे आधार पर लिए गए हैं, लेकिन विदेशों ने कैसे लिए हैं इसका कोई पता नहीं। उनके भी वार ऐसे ही है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि ऐसे ही आते हैं उनके भी। उन्होंने क्या थ्योरी अपनाई है इसका हमको कोई पता नहीं। हमारी थ्योरी 24 होराओं की है, और 25वीं होरा जो है वो उसकी है, और ये होराएं ग्रह कक्षा क्रम से लिए गए हैं, और ये ग्रह कक्षा क्रम सूर्य सिद्धांत में दिया हुआ है। ये चलिए आगे, योग करण हमने नहीं दिए हैं। योग गिनती योगों के लिए कहा है कि चंद्रमा में सूर्य को जोड़ो और 800 का भाग दो, जो संख्या आ जाए। क्यों दो भाई, क्यों जोड़ो चंद्रमा में सूर्य को? क्यों कोई वो उनकी साथ साथ सह यात्रा हो रही है क्या? इसलिए हमने योग नहीं दिए हैं, हमारे इस पंचांग में योग नहीं दिए गए हैं। और उन्होंने योग दिए हैं उसका भी फलितीय विवेचन है।
कि शुभ नक्षत्र में जन्म, शुभ योग में जन्म होगा तो ऐसा फल होगा, ऐसा होगा, प्रतापी होगा, ये होगा, सो होगा, वो तमाम उनके सब योगों के फल बने हैं। हमने किसी भी फलितवाची प्रकरण को नहीं लिया, बिल्कुल नहीं। हमने जो दिन में बात हो रही थी, किसी ने हमसे पूछा है फलित के बारे में, कल के प्रकरण में हम उसका भी जिक्र करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती का व्यू जो है वो ऐसा नहीं है फलित के बारे में। उन्होंने जन्म पत्री को शोक पत्री कहा है। फलित के बारे में कई लोग कहते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती फलित को नहीं मानते थे। उन्होंने फलित को नहीं माना, ऐसा कहीं नहीं है। परंतु एक बहुत बड़ा परंतु है, उन्होंने पत्री के फलित को नहीं, ग्रहों के फलित को प्रभाव के रूप में माना है। उन्होंने लिखा है कि प्रभाव होता है, हर ग्रह का प्रभाव, हर चीज का प्रभाव है संसार में, लेकिन वो कोई आपके लिए अलग है और मेरे लिए अलग है और वो जन्मपत्री के हिसाब से, ऐसा नहीं। ये है ऋषि दयानंद की मान्यता। ऋषि दयानंद कहते हैं प्रभाव होता है। उदाहरण के लिए आज वैज्ञानिक लोग ये सोचने लग गए हैं, इस बात पर मान्यता बन रही है। बहुत लोग, जो मैं बार बार लोगों को कहता हूं कि ऋषि दयानंद को कोट करने के लिए बहुत अध्ययन चाहिए, समझ चाहिए, ऐसे नहीं वो करना। पिछले दिनों विषय भटक जाएगा, पर चलिए कोई भी नहीं, उसमें उठाया, एक प्रकरण उठाया, लंबा डिस्कशन चला कि आर्य समाजों में ऋषि दयानंद का चित्र नहीं होना चाहिए, और वो आर्य समाज के विद्वानों ने उठाया। हमने उस पर लिखा, अच्छी बात ये हुई कि हमारी बात को बल मिला और लोगों ने उसको सराहा। हमने कहा ऋषि दयानंद का चित्र अगर आर्य समाज में नहीं होगा तो कहां होगा? अरे चित्र रखना अलग चीज है, चित्र पूजा अलग चीज है। धूपम दीपम मैंने उसमें लिखा, हमने कहीं भी आज तक हिंदुस्तान में, मेरी ये उम्र हो गई, इतना घुमा हूं, मैंने कहीं भी ऋषि दयानंद के चित्र को पत्रम पुष्पम तोयम प्रसादम ऐसे चढ़ाते हुए किसी को नहीं देखा है। तो पूजा की बात अलग। ऐसे ही फलित के बारे में है, फलित तो सबका होता है, लेकिन वो जो कुंडली के अनुसार जो फलित बताया जा रहा है उसमें और प्रभाव रूपी जो फलित है उसमें अंतर है। तो जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा मनुष्य जाता है, चंद्रमा का हम पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, चंद्रमा की तरंगों का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी का जन्म सुबह हुआ तो उसके लिए चंद्रमा का ये प्रभाव पड़ा, और किसी का जन्म शाम को हुआ, चंद्रमा का प्रभाव तो तिथि के अनुसार जैसा सब जगह पड़ना होगा वैसे पड़ेगा। अगर कोई विज्ञान कल डेवलप हो जाता है और उसका आकलन कर सकता है तो करे। तो इस प्रकार से ये जो दूसरा विषय था ये तिथि और वार का, और अब इसके बाद आता है नक्षत्र का। नक्षत्र का जो है वो नक्षत्र सूक्त अथर्ववेद का जो है उसके अनुसार, नक्षत्र सूक्त के अनुसार 28 नक्षत्र लिए गए हैं, और इन 28 नक्षत्रों पर हम कल जो है यहां से शुरू करेंगे। कल का जो है प्रकरण तिथि वृद्धि, तिथि क्षय और करण और नक्षत्र योग। अच्छा, इसके बाद भी एक गंडांत अभी रह गया है, इस पर भी आएंगे हम। इसके बावजूद भी मैं आपको बताऊं कि आप मुझसे पूछें कि आप योग क्यों हमको बता रहे हैं, करण क्यों बता, मैं तो बताऊंगा आपको, कल करण भी बताऊंगा, योग भी बताऊंगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। आपके सामने कल कोई विवेचन उठाता है, आप निंदा भी करेंगे या काट भी करेंगे तो तब तो करेंगे जब आपको ज्ञान होगा। आपको पता होना चाहिए कि योगों को अगर हम नहीं मान रहे हैं, योगों को हम काट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, तो वो फैक्ट तो आपके सामने आना चाहिए ना, कि नहीं। तो इसलिए हम आपको कल योग भी बताएंगे, गंडांत भी बताएंगे और मूल भी बताएंगे। उनका विवेचन आपको समझ में आना चाहिए ताकि आपको स्पष्ट हो जाए कि ये सब क्या है। और इसीलिए हमने अपने पंचांग में यहां मूलों का फल, गंड मूलों का फल, ये सब कुछ नहीं दिया है। जब आपको समझ में आएगा आप भी समझ जाएंगे कि हाँ आपने ठीक काम किया है। तो इसके साथ ही आज का ये पूरा हुआ। जी, धन्यवाद।